Hello everyone, welcome back to the channel. So as promised, 70th एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट में था। ये वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाए। री एग्ज़ाम जो 4 जनवरी 2025 को हुआ था, इस सवाल को हम लोग पूरा लगाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सारे ऑप्शंस हम लोग डिसाइफर करेंगे। और थैंक यू सो मच, प्रीवियस वीडियो में बहुत आप लोगों का लाइक्स मिला और व्यूज़ आया, सो थैंक यू सो मच। दिस वीडियो वैसे ही रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल पे आते हैं। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज व्हाट। ठीक है, अब देखो इसमें देखो पहला ऑप्शन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था वो कौन सी नदी के किनारे था? नाइल नदी। अब ये देखो आपको ज्योग्राफी में रिवाइज कराता हूँ। नाइल नदी कंप्राइजेस ऑफ ब्लू नाइल, एक होता है वाइट नाइल। ब्लू नाइल ओरिजिन होता है लेक ताना से, वाइट नाइल का ओरिजिन होता है लेक विक्टोरिया से। ठीक है, और ये दोनों मिल जाता है कहाँ पे? खार्तूम। खार्तूम इज इन सूडान। ठीक है, खार्तूम इज इन सूडान। क्लियर हो गया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन अराउंड 3100 बीसी के आसपास हुआ था। सो दिस इज नॉट द वेरी ओल्डेस्ट। इस ऑप्शन में मेसोपोटामिया, इराक, ये देखो दो नदी के किनारे पे था, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़े होगे, बचपन में पढ़े होगे। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इसका टाइमलाइन था 4000 बीसी। ठीक है, सो दिस इज वेरी ओल्ड। नेक्स्ट कमिंग टू चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन अराउंड 1765 बीसी के आसपास था, तो थोड़ा यंगेस्ट है इन चार ऑप्शन में। इंडस वैली हम लोग का सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब था? 3300 बीसी से अप्रॉक्स 1300 बीसी। डिस्प्यूटेड है बट जनरली ये हिस्टोरियंस इसको मानते हैं 1300 बीसी टू 3300 टू 1300 बीसी। अब देखो तो आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। सारी चीज याद हो गया। इजिप्शियन से हमें क्या याद हो गया? नाइल नदी के किनारे था। नाइल नदी से हमें वो क्या याद है? एक ब्लू नाइल, एक व्हाइट नाइल। ब्लू नाइल का ओरिजिन ताना, व्हाइट नाइल का ओरिजिन कहाँ पे? लेक विक्टोरिया। दोनों कहाँ पे मिलते हैं? खार्तूम। खार्तूम इज इन सूडान। साउथ सूडान, और सूडान दोनों अलग है। साउथ सूडान 2011 के आसपास अलग हुआ था। सो दिस इज द न्यूएस्ट कंट्री। क्लियर हुआ? पिक्चर पूरा क्लियर। पहला ऑप्शन डन। सेकंड सवाल पे आते हैं। फॉर टू लिक्विड्स ए एंड बी टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। अब देखो ये वाला सवाल आपके 12th एनसीईआरटी में गिवन है। थर्मोडायनेमिक्स का जो आप एडवांस वे में पढ़ते हो, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में। सो ये सवाल गलत होना लाजमी है, बट इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहला तो समझो ये आइडियल सोल्यूशन होता क्या है। रुको जस्ट। आइडियल सोल्यूशन ऐसा होता है ना, आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, ओबे करता है राउल्ट्स लॉ। अब आप बोलोगे राउल्ट्स लॉ होता क्या है? समझो, टेक एन एग्जांपल। दो मॉलिक्यूल है ए ए, दूसरा मॉलिक्यूल है बी बी, और एक मॉलिक्यूल है ए बी। अब आप मुझे बताओ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। समझो ए, बी और बी दोनों सेम सिबलिंग्स हैं। दोनों के बीच ऑफ बॉन्ड अच्छा रहेगा। ए और बी समझ लो अलग अलग लोग हैं। एक हो गया सूडान का लोग है, और एक है जापानीज। ज्यादा अच्छा बॉन्ड किस में रहेगा? ए में रहेगा या बी? ये दोनों सेम सिबलिंग है, एक ही घर के हैं, दोनों भाई बहन है। ज्यादा अच्छा बॉन्ड किस पे रहेगा? ए में, बी में। ए बी में नहीं होगा। सूडान का कल्चर अलग होता है, जापानीज कल्चर अलग होता है। बट आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है ना, जो इस मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो ए बी बी का है, सेम ए और बी का हो जाता है। नहीं समझ में आया? वापस बताता हूँ। जो ए मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बी बी मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम हो जाएगा जो ए बी मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो सेम मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब ये वाला समझो, मान लो इन लोग का वो हो गया, मतलब स्टार्टिंग में इन लोग वोइंग स्टेज में थे। ए लड़का है, बी लड़की है। सो इन लोग अब कमिटेड हो गए 3-4 साल रिलेशनशिप चल रहा है। एक टाइम पे रिलेशनशिप स्टेबिलिटी हो जाता है। अब यू डोंट हैव टू डू मच एफर्ट। अब दिस इज साउंडिंग वेरी रॉन्ग, यू हैव टू डू एफर्ट्स, बट स्टिल एक टाइम के बाद एफर्ट्स थोड़ा आप कम भी कर सकते हो। सो इस टाइम पे there is no energy release, there is no energy absorbed. This is a situation of an ideal solution. रिलेशन लाइफ का सब चीज ये आइडियल सोल्यूशन पे। थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, इस टाइम पे आप आइडियल सोल्यूशन अटेन कर लियो। समझ रहे हो? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया है, तब आप आइडियल सोल्यूशन अचीव कर लियो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, क्योंकि ना ही आप कुछ एनर्जी आपको एफर्ट्स देना पड़ रहा है, ना ही कुछ एनर्जी आपके यहाँ से निकल रहा है। समझ रहे हो? जो डेल्टा एच मिक्स होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज नथिंग एनर्जी इज लॉस ना, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। आपको किसी को ये नहीं करना है ना, परसुएट नहीं करना है। आप स्टेबिलिटी पा गए हो ना। आइडियल सोल्यूशन इज व्हाट, यू हैव अचीव्ड योर स्टेबिलिटी, क्या वैल्यू आप प्राप्त कर लियो।
समझ रहे हो? दैट इज आइडियल सोल्यूशन। सो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0। क्लियर हो गया? थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये। तो पिक्चर क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रीजनिंग, ये आप कर लोगे। रीजनिंग का भी मैं वन शॉट ले आऊंगा, उसमें जितने भी पीवाईक्यू है पिछले 10 साल के वो सारा करा दूंगा। तो श्योर शॉट गारंटी 8+ अब हमारे मैथ्स और रीजनिंग में आ जाएगा। मूविंग ऑन, फोर्थ क्वेश्चन। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो फैक्ट है, रट लेना, राजीव रंजन सिन्हा। आयोग ने आंसर दिया है। मूविंग ऑन, विच पेयर ऑफ रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर पठार? ये वाला सवाल, अच्छा देखो, छोटा नागपुर पठार से मुझे क्या क्या याद आना चाहिए? छोटा नागपुर पठार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है, रिच है मिनरल्स में, 40% ऑफ मिनरल्स झारखंड में पाए जाता है। ठीक है, अब देखो, विच पार्ट ऑफ रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? ये सवाल डिलीट हुआ है, आयोग ने डिलीट किया है, बट ज्यादातर इसका ये है कि स्वर्णरेखा दामोदर, जो दोनों नदी है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटता है, स्वर्णरेखा और दामोदर। स्वर्णरेखा कहाँ से निकलता है? हमारा नगड़ी पठार, रांची में एक जगह है नगड़ी, नगड़ी एक प्लेस है रांची में, वहां से निकलता है। दामोदर हमारा पलामू से निकलता है, झारखंड में पलामू, और ये काटता है। दामोदर नदी जो होता है एक पलामू में काटता है, एक आपका वेस्ट बंगाल में काटता है, और सेम स्वर्णरेखा भी। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार काटता है। सो आंसर होना चाहिए स्वर्णरेखा दामोदर, बट आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था, एम्बिग्यूटी होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल। विच सेक्टर इन इंडिया हैज बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? देखो ये हलवा सवाल आ गया, जो मैंने बताया था कैसे आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब आप देखो, ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा कौन इम्पैक्ट हुआ है? ये मेंस का भी सवाल आता है। ग्लोबलाइजेशन, इतना तो आपको पता होगा ना, एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन आने से डिक्लाइन किया गया है, 18% के आसपास हो गया। मैन्युफैक्चरिंग भी उतना नहीं कर पाया, बट सर्विसेज सेक्टर बूम किया है। 54 से 55% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज सेक्टर का। सो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या क्या हुआ? बीपीओ कल्चर आ गया, आईटी हब बन गया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारे इंडिया में आ गया। एमएनसी कल्चर आ गया। सो ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या हुआ? सर्विसेज। एंड सर्विसेज इज नॉट ओनली अबाउट आईटी एंड आईटीएस, इट इज ऑल थिंग। आप एजुकेशन एक सर्विस ले रहे हो, आप हेल्थ एक सर्विसेज ले रहे हो, टेलीमेडिसिन हो गया, ये सारा सर्विसेज में आता है। तो सर्विस का एम्बिट बहुत बड़ा है। सो समझ में आ गया, ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या हुआ? सर्विसेज सेक्टर हुआ। बट मैन्युफैक्चरिंग भी अब इजाफा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का आप क्या याद होना चाहिए? मेक इन इंडिया का 10 साल हो गया। सो मेक इन इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इस बार सवाल पूछ सकता है, कि मेंस में ही पूछ सकता है। यूपीपीसीएस से मेक इन इंडिया सवाल पूछा था मेंस में इस बार। सेम बीपीएससी भी पूछ सकता है मेंस का। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया उसे बूस्ट कर रहा है। देयर वाज अ टारगेट 25% इंडिया को अचीव करना है मैन्युफैक्चरिंग, बट दो वी हैवंट अचीव, बट स्टिल प्रोग्रेस है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल स्मार्टफोन्स का। ये पीवाईक्यू 17 बीपीएससी का सवाल था, हम लोग ने किया था ना ये सवाल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंटीजेंस आर प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस इन द बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो लॉजिक बहुत अच्छे से सुनो। वैक्सीन, वैक्सीन क्या करता है ना, एंटीजेंस इंट्रोड्यूस कर देता है हमारे बॉडी में। क्या कर देता है? वैक्सीन एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस कर देता है। अब देखो, जो एंटीजेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, वो होता है वीकेंड पैथोजेंस होता है, वीकेंड पैथोजेंस, वीकेंड पैथोजेंस या फिर किल्ड पैथोजेंस होता है। अब ये हमारे बॉडी में इसलिए चला गया क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को ये बता देगा कि जो भाई रियल पैथोजन आएगा ना, उसे कैसे फाइट करना है। जो रियल पैथोजन आएगा उसको तुमको कैसे फाइट करना है। वापस से देखो, वैक्सीन हमारे बॉडी में गया, क्या इंट्रोड्यूस किया? एंटीजेंस। एंटीजेंस कौन सा आएगा? किल्ड पैथोजेंस या वीकेंड पैथोजेंस। उसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम को एक संदेशा देना कि रियल पैथोजन आएगा तो आपने ऐसी फाइट करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ पे एक होता है बी सेल। बी सेल क्या करता है ना, बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। अब जो ये एंटीबॉडीज है, वो क्या करता है ना, एंटीजेंस में जाके चिपक जाता है। किस में जाके चिपक जाता है? एंटीजेंस में। ये हमारा एंटीबॉडीज है, कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल। कहां पे चिपकता है? एंटीजेंस में। ये जाके चिपक जाता है। अब दोनों फाइट करता है, जो भी हमारा इन्फेक्शन आ रहा है उस चीज को फाइट करता है। सो व्हाट विल बी द आंसर? जो हमारा वैक्सीन ले रहे, क्या आ रहा है? एंटीजेंस आ रहा है। बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहां जाके चिपक जाता है? एंटीजेंस। वेरी गुड। और कौन निकालता है? बी सेल। पिक्चर क्लियर? दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। नेक्स्ट सवाल पे आओ। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। ठीक है, पावर इन डिसाइड सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर और स्टेट। अब देखो यहाँ पे देखो, एक होता है ओरिजिनल जुडिशन,
विच कम्स अंडर आर्टिकल 131। इसमें क्या कहता है, सेंटर स्टेट के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, स्टेट स्टेट के बीच में कुछ हो रहा है, दैट फॉल्स अंडर द गैमेट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओजी। ठीक है, इसको ओजी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का ओजी पावर है। आर्टिकल 131 हमेशा याद रखना, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या क्या इसमें आएगा, सेंटर स्टेट का रिलेशन हो गया, स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट हो गया, ये सारे ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पार्ट है। अब आते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन। इसमें 3 टाइप का होता है, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134। 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अपीलेट जुरिडिक्शन लगा सकते हो, सिविल मैटर पे आप अपीलेट जुरिडिक्शन कर सकते हो। 134 हो गया क्रिमिनल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। 132, 133, 134 कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल। पिक्चर क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल। अब आते हैं हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143। ठीक है, एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है ऑन मैटर ऑफ लीगल इंपॉर्टेंस। ठीक है, और मुझे बताना आर्टिकल 142 इज इन न्यूज रिसेंटली, क्यों आर्टिकल 142 न्यूज में है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पिक्चर क्लियर, ओजी का याद हो गया, आर्टिकल 131, ओजी का आर्टिकल 131। ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन का आर्टिकल 132, 133, 134। पिक्चर क्लियर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143। एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 142, व्हाई इज इट न्यूज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ। Which newspaper wrote the following about the possible future also and will lead to the good? देखो, मैं अगर इसको एग्जाम में सोचता, आप मुझे बताओ, जितना भी पढ़े हो आप उसमें मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो आप पढ़े हो हिस्ट्री में। क्या आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ा है न्यूज़ कभी हिस्ट्री में? नहीं पढ़े हो ना, टाइम्स ऑफ इंडिया उतना हम लोग ने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर होता, अगर फ्रीडम में अगर इतना इन्वॉल्व होता तो स्पेक्ट्रम में दिया होता, लूसेंट में दिया होता, सो वो चीज दिया नहीं है। बट इंडियन मिरर आपने पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स को क्या ही मतलब है, न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई मतलब नहीं है। इंडियन मिरर का देखो, पहला बात तो देखो, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका गठन किया था, इस न्यूज़पेपर का, देवेंद्रनाथ टैगोर 1860s के आसपास। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन मिरर्स, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि हु हैज फाउंडेड इंडियन मिरर, सो आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर। सही है, ये ला एलिमिनेट कर लोगे ना। एलिमिनेट करने पे यार ये याद किसी को रहता नहीं है, थोड़ा सा अटपटा सवाल था, पीवाईक्यू में भी ऐसा सवाल आया नहीं था, बट देवेंद्रनाथ टैगोर से सवाल आ चुका है। सो इंडियन मिरर जो है इससे सवाल आया, बट ये वाला जो पार्ट है अंदर का, ये चीज से सवाल नहीं आया था। मूविंग ऑन, इसको कर लोगे ट्राइंगल वाला। नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। मैपिंग है, मैपिंग क्लियर करना, उत्तर प्रदेश। अच्छा मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्रा, ये 4 स्टेट से बॉर्डर टच करता है। कौन कौन वो 4 स्टेट है, कमेंट सेक्शन में बताना। मूविंग ऑन, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917, बीपीएससी का पेट सवाल है, मेंस में 2 बार सवाल, 70 बीपीएससी मेंस में 2 सवाल आया था चंपारण सत्याग्रह से, तो ये तो गलत होना नहीं चाहिए। एमजी महात्मा गांधी जी। और चंपारण सत्याग्रह से मुझे क्या याद आना चाहिए, 3 कट्ठा प्रणाली याद आना चाहिए, राजकुंवर शुक्ला याद आना चाहिए, मुझे याद आना चाहिए चंपारण सत्याग्रह से एडवर्ड गेट याद आना चाहिए। एडवर्ड गेट अगर मुझे याद आ गए तो मुझे मौलाना मजरूल हक याद आना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद याद आना चाहिए, ये सारे लोग मुझे चंपारण सत्याग्रह से याद आना चाहिए। ठीक है, रीजन याद है, रीजन क्या था, 3 कठिया प्रणाली क्या था, पिक्चर पूरा क्लियर। चंपारण सत्याग्रह इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, चंपारण सत्याग्रह से कोई अगर किताब लिखा गया है तो वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, लखनऊ सेशन याद आना चाहिए, लखनऊ सेशन में गए थे वो लोग, लखनऊ सेशन कहाँ पे हुआ था, गांधी ने फर्स्ट टाइम अपना पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे किया था, ये सारा चीज याद होना चाहिए, पिक्चर पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द स्टेट। अब देखो इसका एक ट्रिक है, दो आप अपना भी ट्रिक लगा सकते हो, मैं ऐसे याद करता हूँ, ग्राम चंडीगढ़ जाट, चंडीगढ़ सीएच को मैं छत्तीसगढ़ लिखते हैं बट ऐसे पढ़ता हूँ मैं वो। ठीक है, ग्राम से आप याद कर लो गुजरात, जीजे, आर से राजस्थान, एम से एमपी एंड मिजोरम, जे से हमारा झारखंड, और बचा टी, त्री से हमारा त्रिपुरा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है, तो ये तो कर ही लोगे सवाल। मूविंग ऑन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न फॉर 2024। 25 का नहीं हुआ, 2024 इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो भारत रत्न में सारा करा देता हूँ। एक हमारे प्यारे एम एस स्वामीनाथन जी, एम एस स्वामीनाथन से सीधा याद आ जाना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, एचवाईवी सीड, नॉर्मन बोरलॉ का नाम याद आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव,
पीवी नरसिम्हा राव से क्या याद आना चाहिए? 1991 एलपीजी रिफॉर्म याद आना चाहिए, मनमोहन सिंह। ठीक है, तीसरे हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी एग्रीकल्चर के लिए बहुत उन्होंने काम किया था। ठीक है, एक एयरपोर्ट है उनके नाम पे, कहाँ पे? अमौसी में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, कहाँ पर है? ठीक है, एल के अडवाणी जी, एल के अडवाणी जी। फिर पांचवे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर। अब इनके बारे में स्टार मार्क कर लो, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में है, मतलब ही डिजर्व एवरीथिंग, अनसंग हीरो टाइप के है। ठीक है, इनके बारे में देखो क्या क्या फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी कहाँ के हैं? समस्तीपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ही मेन जो थे 1970s के अराउंड, उन्होंने अल्कोहल को प्रोहिबिट करने का मुहिम उठाया था, या फिर उन्होंने कर भी दिया था अल्कोहल प्रोहिबिशन। अब अल्कोहल प्रोहिबिशन बताना मुझे, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि अल्कोहल को प्रोहिबिट करना चाहिए? ठीक, कर्पूरी ठाकुर को याद हो गया, समस्तीपुर 1970s के आसपास अल्कोहल प्रोहिबिशन पे उन्होंने काम किया था। ठीक है, इसके अलावा जो 26% रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एम्पैथेटिक थे बहुत, जो बैकवर्ड कम्युनिटी थे तो उनके लिए एम्पैथेटिक थे, तो उन्होंने 26% रिजर्वेशन लाया जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, सो वो उनका देन था। कर्पूरी ठाकुर बहुत विजनरी लीडर थे, सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। वुमेन का इमांसिपेशन, ठीक है, वुमेन का हेल्थ हो गया, फिर सोशल बैकवर्ड क्लासेस का हेल्थ के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। ठीक है, सो ही डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अच्छा, कर्पूरी ठाकुर से आप ये भी कर लेना, वो मतलब एक लालू प्रसाद यादव जी हो गए, है ना, रामविलास पासवान हो गया, हो गए, इन लोग उनको एक गॉड फिगर की तरह देखते थे, या फिर उनके एक गॉड फादर थे पॉलिटिक्स में। ठीक है, सो ही वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ बिहार, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, एक सवाल फिक्स है यार, बनने वाला है कर्पूरी ठाकुर से। 70th बीपीएससी में आई डोंट नो कैसे मिस कर दिए, बट मेंस में भी मिस कर दिए, तो प्रीलिम्स बहुत हाई चांसेस है कर्पूरी ठाकुर के बारे में सवाल बन सकता है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एक्सरेज इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, एक्सरेज में कोई चार्ज ही नहीं होता है। अब कोई चार्ज ही नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट कैसे करेगा? ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर सकता है, ना वो मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर सकता है। देखो, डिफ्लेक्ट किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है, प्रोटॉन से होता है। क्यों? क्योंकि इन पे चार्ज प्रेजेंट है, जिस पे चार्ज प्रेजेंट होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। अब एक्सरे पे चार्ज ही नहीं है तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा? अच्छा, एक्सरे में एक्स का फुल फॉर्म मुझे बताना, और एक्सरे का खोज किसने किया था, और रोएंटजेन क्या होता है ये मुझे बताना। ठीक है, तीन चीज बता रहा हूँ। एक्सरे में एक्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्सरे का खोज किसने किया था, एंड व्हाट डज रोएंटजेन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, गामा एक्सरे से मुझे याद आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितना भी ये गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसका सबसे अधिक होता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था गामा रेज का। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? रेडियो वेव्स का। तभी आप एफएम जो बीबीसी का है वहां से आप यहाँ पे सुन सकते हो, बिहार में सुन सकते हो, क्योंकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होता है। क्लियर? मूविंग ऑन, रिन्यूएबल एनर्जी मींस, देखो दो टाइप का एनर्जी होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। अभी हम लोग क्या किस पे फोकस करें? रिन्यूएबल एनर्जी, जो बार बार प्रोड्यूस हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है? फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, कोल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, वो हमारे गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन होते हैं? जो ये होते हैं एनर्जी को सेव करते हैं, जो क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचाते। सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड हो गया। ठीक है, वन एंड दिस 1 और 4, ये वाला ऑप्शन 1 और 4। ठीक है, सोलर एनर्जी से मेरे को क्या क्या याद आना चाहिए? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना याद आना चाहिए, पीएम कुसुम याद आना चाहिए, सोलर के लिए 100% एफडीआई है। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ सोलर ग्रिड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ सोलर का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फिर विंड के लिए भी 100% एफडीआई है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है इस पे, डेनमार्क के साथ इंडिया ने टाई अप किया है विंड के लिए। ठीक है, ये सारा चीज याद होना चाहिए। मेन से पूछता है रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। सो यू हैव टू मेक अ मैप ऑन दिस, आपको दिखाना है, पोटेंशियल दिखाना है, एंड चैलेंजेस दिखाना है, और गवर्नमेंट के स्कीम्स बताना है कौन कौन सा है गवर्नमेंट का स्कीम्स। बिहार में भी है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलता ही है। इसके अलावा वो मछली वाला था ना, पानी ऊपर नीचे, ऊपर मछली नीचे पानी, ऐसे कुछ था। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो 1919 में तो नहीं था, 1909 का, सॉरी 1909 का मेन
स्टार मार्क था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट। 1919 में देखो आया, प्रोविंसेस में डायरकी लाया गया, प्रोविंसेस में डायरकी लाया गया, प्रोविंसेस में डायरकी लाया गया, लेकिन बाई कैमरल के बारे में जिक्र नहीं किया गया था 1919 में, वो जिक्र किया गया था 1935 में। बट देखो आयोग ने आंसर इसका 1919 दिया है, लेकिन आप पिक्चर पूरा समझो। 1919 में आया था आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आ गया था, डायरकी आ गया था प्रोविंस में, बट बाई कैमरल जो बात किया गया था वो हमारा 1935 में ही किया गया था। सो दिस इज अ कैच। अब आयोग ने 1919 दिया, बट कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। और आपको याद होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कौन कौन से स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इंडिया में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंडीज माउंटेन, ब्राजील माउंटेन, तुर्मुक, पराकायमा इसका आंसर था। ये मुश्किल सवाल था यार, एंडीज माउंटेन तो यंगफोर्ड माउंटेन है, ये तो हो नहीं सकता है। अब ये 3 ऑप्शन में था, वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट एग्जाम कंडीशन, ठीक है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ constitutional amendment is possible only with the ratification of legislature of not less than half of the state। अब देखो हाफ ऑफ द स्टेट कह दिया है, बात सिंपल पहुंच गया, फेडरल स्ट्रक्चर पे बात पहुंच गया। अब मुझे बताओ फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आ सकता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बिल्कुल आ सकता है, समझ में आ रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पे बात हो रहा है। अब बताओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, फेडरल की बात हो रही है। एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, भाई ये तो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है ना, ये तो होगा ही नहीं। फोर एनी लिस्ट इन सेवन शेड्यूल, दिस इज फेडरल सब्जेक्ट। समझ में आ रहा, हर चीज जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है उसमें रेटिफिकेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट का। समझ में आया, हर वो चीज जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, दैट कम्स अंडर फेडरल लिस्ट। तो आंसर क्या है, 1 2 3। इससे एक सवाल बनता है ये थीम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद होना चाहिए, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, ये सारा आपको याद होना चाहिए। 91st अमेंडमेंट, उससे हर साल सवाल पूछता है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Who, which of the following state was not annexed under Lord Dalhousie's doctrine of lapse? इसका मैं पूरा करा ही देता हूँ, देखो 1848 में सतारा इसके अधीन आया, 1849 में दो टो है, संबलपुर, संबलपुर और है जैतपुर। अब जैतपुर कहाँ पर है, महोबा, महोबा डिस्ट्रिक्ट, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, बुंदेलखंड। 1848 सतारा, 1849 संबलपुर, 1850 हमारा हो गया, 1852 में आता है उदयपुर, 1852 में उदयपुर, ठीक है। और 1854 1853 में आता है झांसी, झांसी। और लास्ट में आता है नागपुर, 1854 में आता है नागपुर। 1854 डिस्पैच भी है, चार्ल्सफोर्ड डिस्पैच, नागपुर, ठीक है। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, 1849, 1852 में हमारा क्या हो गया, उदयपुर हो गया, 53 में झांसी, 54 में नागपुर। पिक्चर क्लियर, कौन सा नहीं है, जयपुर, जैतपुर होता है ना, जयपुर तो नहीं है, जैतपुर हमारा कहाँ पे, महोबा डिस्ट्रिक्ट, यूपी में है, ठीक है। सो जैतपुर इज देयर बट जयपुर इज नॉट देयर, सो दिस इज आंसर। पिक्चर क्लियर, संबलपुर याद हो गया, संबलपुर 1849, सतारा 1848, नागपुर 1854 और झांसी 1854, 53। क्लियर। 21 पे आओ, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अब वीट प्रोडक्शन कहाँ पे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास, कैमूर से लाइमस्टोन याद आना चाहिए, विंध्या का पठार याद आना, विंध्या विंध्या माउंटेन याद आना चाहिए, ठीक है। मुंगेर हिल्स कहाँ पे, साउथ हिल प्लेन्स कहाँ पे, खड़गपुर हिल्स कहाँ पे, फिजियोग्राफिक डिवीजन, पूरा चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए। इस पे वैसे मैं वन शॉट ले आऊंगा, ठीक है, बिहार स्पेशल का जो ज्योग्राफी है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो अच्छे से माइंड मैप से पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें मैं वही बता रहा था, इस टाइप के सवाल में आंसर आयोग आपको दे देता है, एग्जामिनर आपको एकदम मुंह सामने आपको दे दिया है, आप बस टिक करना है। विच फील्ड इज मोस्ट पॉपुलर, अब देखो सॉकर भी दे दिया है, फुटबॉल भी दे दिया, इतना हाईलाइट कर दिया भाई, यही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ आंसर हो ही नहीं सकता है। मूविंग ऑन, इन 1901 हु हैज पब्लिश्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो यहाँ से मैं आपको पूरा बताता हूँ, एक किताब है अ नेशन इन द मेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब, टाइम मिलेगा आपको बीपीएससी प्रिपरेशन के अलावा, सो आप ये किताब पढ़ना, सूर्यनाथ बैनर्जी। ये बहुत अच्छा किताब है, इसमें उन्होंने पूरा दिखाया है कि स्वदेशी मूवमेंट में कैसे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, आईएनसी कैसे गठन हुआ, कैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हुआ, कैसे रिजॉल्व हुआ, कैसे आगे इन लोग लेके चल रहे थे कि हमारा इंडिया आजाद हो पाए। तो ये बहुत बहुत अच्छा किताब है, ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग। अब याद रहेगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग।
दादा भाई नारोजी की किताब है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी 3 बार बने हैं हमारे आईएनसी के प्रेसिडेंट। डेट बताना मुझे। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है, 3 किताब याद हो गया। कहाँ गया? आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, एस एन बनर्जी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एस एन बनर्जी नेशन इन द मेकिंग, आरसी दत्त से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? कभी भूलोगे नहीं, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी हो गया सब दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट सवाल पे आओ। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, देखो ये यूपीएससी 2022 का या 21 का सवाल भी था ये, ठीक है, यहीं तक सवाल था। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन देखो बस। 1800 सी टू ट्रेन इंडियन सिविल सर्वेंट्स, टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखो दो, मैंने ये बताया था ना ट्रिक कैसे इसको करना है। यहाँ तक देखो सेम है, सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेज। अब देखो विदेशी एक गोरा है, वो आ रहा है एज अ ब्यूरोक्रेट, तो वो क्या अपने लैंग्वेज में बात करेगा, वो इंग्लिश में बात तो नहीं कर पाएगा। कैलकाटा में उस वक्त लिटरेसी रेट कम था, इंग्लिश तो इतना लोग को आता नहीं था। सो कोई भी ब्यूरोक्रेट आ रहा है, यू हैव टू हैव अ प्रेजेंस, है ना, वो सॉफ्ट पावर होना चाहिए, वो सबसे बात कर सके। सो उसके पास होना चाहिए स्किल्स, लोकल स्किल्स होना चाहिए। तो इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज का गठन किया गया था वेलेस्ली के द्वारा, ताकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडियन लैंग्वेज सीख सके और अच्छे से काम कर सके। पिक्चर क्लियर? मूविंग ऑन। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोका's पिलर इज, सिंपल है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब अशोका से मेरे को सारा चीज याद आना चाहिए, सांची स्तूप याद आना चाहिए मेरे को, अशोका से रॉक एडिक्ट याद आना चाहिए, मेजर एडिक्ट, माइनर एडिक्ट, सारा चीज याद आना चाहिए। मस्की हो गया, ठीक है, मस्की हो गया, और जितने भी उनके नाम से इंस्क्रिप्शन, ये क्या कहते हैं, जहाँ पे उनका जिक्र किया गया, रानी अशोक हो गया, प्रियदर्शी हो गया, ये सारा आपको अशोक से याद आना चाहिए। कलिंगा वॉर हो गया, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खरवेल डायनेस्टी, बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, जैनिज्म कौन प्रोपोगेट, जैनिज्म किए कौन, बुद्धिज्म को किए कौन, आजीविका सेक्ट को प्रोपोगेट किए, ये सारा याद होना चाहिए। ऐसे आप पीवाईक्यू को एनालाइज करो, क्वेश्चन देखो, पूरा थीम समझो। ये वाला चीज मैंने बता दिया है, 50 टॉपिक्स वाला जो मैंने बताया उसमें पूरा थीम वाइज मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा पीवाईक्यू 70 बीपीएससी का भी हो गया है, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। मूविंग ऑन, 26 सवाल। कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। देखो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, और जो वनस्पति घी होता है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये कब होता है, इसको कैटलिस्ट चाहिए होता है निकल। हो देखो पैलेडियम से भी हो सकता है, प्लैटिनम से भी हो सकता है, बट दे आर वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव होता है। सबसे आसान होता है निकल से करना, निकल सस्ता भी होता है। तो इसीलिए हम लोग जो कैटलिस्ट यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज डन बाय निकल। निकल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, उसको स्पीड अप करता है रिएक्शन को। चीजें क्लियर हो रहा है? वनस्पति घी क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो वनस्पति घी होता है सैचुरेटेड होता है। लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है सेमी सॉलिड में। पिक्चर क्लियर? निकल। नेक्स्ट सवाल पे आओ। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर। ये तो हम लोग ने देख लिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ। Which article of the Indian Constitution deals with proclamation of emergency? Emergency very 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 important। 50 साल हो गया है। 25 जून को क्या मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एक्सक्यूज मी। इमरजेंसी से आपको 3 चीज याद आना चाहिए, 352, 356, 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल वाला है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 चीज याद हो गया। आंसर इसमें क्या पूछा? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 352। 356 से आपको याद आना चाहिए सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? मणिपुर। सेकंड में है यूपी। सबसे पहले किस पे लगा था? पंजाब में आई गेस लगा था प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, पंजाब। एक बार चेक भी कर लेना, सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब में। मणिपुर याद हो गया, मणिपुर में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगा है। उसके बाद यूपी 11 है और 10 है शायद, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन बिहार? देखो 70th बीपीएससी का जो पेपर डिस्कशन था पार्ट वन में मैंने बताया था 4 सूफी ऑर्डर, एक बार देख लेना। बिहार में कौन सा सूफी ऑर्डर है? फिरदौसिया सूफी ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिरदौसिया सूफी ऑर्डर। देखो ये सब थीम जो है ना हर बार पूछता है ये सब थीम। सो ये सब लो यील्डिंग टॉपिक है, आराम से प्लग करो और आराम से इसको नंबर पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? G7 का मेंबर कौन नहीं है? रशिया। पहले G8 था, 2013-14 क्रीमिया के बाद इसको रशिया को हटा दिया गया।
तो फिर बन गया G7। और G7 का समिट कुछ दिन पहले ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। सो उसका आउटकम्स जो भी है वो मैं करंट अफेयर्स का एक सेक्शन, एक वन शॉट लाने वाला हूँ। उसमें मैं सारा चीज बताऊंगा। इंटरनेशनल समिट हो गया, नेशनल समिट हो गया, नेशनल अफेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट थीम थे सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। मूविंग ऑन, एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट। अब देखो दो होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, डार्क रिएक्शन डार्क वाले में होता है। इसमें आंसर है एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। ठीक है, मूविंग ऑन। ये वाला सवाल तो रीजनिंग का है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। द टेम्पल्स एट देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। जहां पे देवघर दिखे झांसी वाला, आंसर क्या मारोगे? गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। गुप्ता से मेरे को क्या क्या याद आना चाहिए? चंद्रगुप्त याद आना चाहिए, समुद्रगुप्त याद आना चाहिए, चंद्रगुप्त टू याद आना चाहिए, है ना। स्कंदगुप्त याद आना चाहिए, रामागुप्त याद आना चाहिए। समुद्रगुप्त से मुझे क्या याद आना चाहिए? प्रशिष्टि पिलर याद आना चाहिए, वीणा याद आना चाहिए मुझे, है ना। चंद्रगुप्त टू से मेरे को नाइन नवरत्न याद आना चाहिए, नवरत्न याद आना चाहिए। ठीक है, कालिदास याद आना चाहिए। ये सब गुप्ता आर्ट से है। गुप्ता आर्ट क्यों गोल्डन एज था? लिटरेचर के लिए था फेमस, आर्किटेक्चर के लिए था, ठीक है, फिर पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए था, लिटरेचर के लिए था, ठीक है, और रॉयल वो क्या कहते हैं, नेवल सुप्रीमेसी भी था गुप्ता का। ठीक है, पैट्रोनेज मिलता था बहुत लोगों को। सो गुप्ता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम। मौर्य से तो आपको याद ही होगा पूरा। राष्ट्रकूटा कहाँ पे, राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन है बताना। मूविंग ऑन, बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दिस? सिंपल आंसर है लीची। रीजन पता है, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में। इन विच सिटी वॉज द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया? न्यू दिल्ली, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ये आप मेंस में बहुत बार यूज भी करते होगे। जब कंक्लूजन लिखते हो तो वासुदेव कुटुंबकम को मेंशन करते हो, अगर आईआर वगैरह का सवाल सॉल्व करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून बिकॉज। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है। सीन क्या है? कह रहा है कि मून में कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है। अब देखो इसमें दो तीन चीज सीखो, सीखने का है। पहला सीखो एस्केप वेलोसिटी आखिर होता क्या है। एस्केप वेलोसिटी होता है ना, मिनिमम स्पीड जो हम देते हैं ताकि एक जो अ, कोई एयर मॉलिक्यूल है वो अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आज समझो ये क्लास है, ठीक है, आप हो यहाँ, आपका दोस्त बैठा है। आपके दोस्त ने आपको ऐसे धक्का दिया कि आप इस रूम से बाहर निकल गए, आप इस रूम के ग्रेविटी से बाहर निकल गए। दैट इज एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? एक मिनिमम स्पीड जो आप दोगे कि आप अपने जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसके ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल जाओगे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अब देखो मून में ये मसला है ना, एस्केप वेलोसिटी एक तो मून का कम होता है। अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, समझ लो। मून में अप्रोक्स 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, कम है इसका। और आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा है। आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज कम एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी। इसीलिए क्या होता है ना कि लीकेज हो जाता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मून के सरफेस में वो सारे लीक कर जाते हैं, और एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं होता है मून में। सो दिस इज द रीजन एस्केप वेलोसिटी इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पिक्चर क्लियर क्यों होते हैं? डायरेक्ट आंसर देना, एस्केप वेलोसिटी कम है। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11.2, मून का 2.4। पिक्चर क्लियर? साइंस का सवाल यार अच्छा सवाल था। सो अगर 11 12 जिसने 4 5 सवाल है 11 12 के, बाकी तो आप 9 10 वाले से भी कर लोगे। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं है कि आप 11 12 के एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, वो वर्थ इट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया तब कर सकते हो, बट अभी वर्थ इट नहीं है क्योंकि सवाल देखो कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो कवर करना आरओआई अच्छा नहीं है इसका। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? यार ये तो बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। विच कंट्री होस्टेड द 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? स्विट्जरलैंड, डावोस में होता ही है हर साल। नेक्स्ट सवाल पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन है वाटर सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल का यार हमने बचपन में ट्रिक याद किया था, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी से याद किया था। तो विटामिन बी, विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? एडेक। ठीक है, तो इसमें वाटर सोल्यूबल पूछ रहा है ना, तो बीसी तो दिया ही नहीं है, सॉरी, विटामिन बी और विटामिन सी नहीं दिया है, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, और फैट सोल्यूबल आपने देख लिया है, ए डी ई के है,
और वाटर सोल्यूबल क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी। याद रहेगा, विटामिन से हर साल सवाल पूछता है। विटामिन से याद कर लेना यार, विटामिन ए, विटामिन बी क्या क्या उसको कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, विटामिन ई उसका नाम याद होना चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? ठीक है। नेक्स्ट सवाल 41, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? सिंपल है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अबुल कलाम आजाद मैक्सिमम टाइम के थे 1940 से 1940 आजादी तक थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। रीजनिंग का सवाल है, कर लोगे क्लॉक। Which of the following constitutional amendment in India has decided the maximum strength of Council of Minister with Chief Minister and State? सिंपल सवाल है यार, कितना था? 15% था ना। 91st अमेंडमेंट। 86 से याद आना चाहिए मेरे को, 21A सब क्लॉज ए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 86 अमेंडमेंट और 91st अमेंडमेंट। नेक्स्ट सवाल पे आओ। Besides spreading malaria, Anopheles mosquitoes are also vectors of। देखो, मलेरिया के अलावा एनोफिलिस मॉस्किटो और क्या क्या स्प्रेड करती है? एक तो यार फिलारिसिस याद होना चाहिए, फिलारिसिस को स्प्रेड करती है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो डेंगी होता है, डेंगी तो एडीज मॉस्किटो करती है, एडीज। तो ये वाला हट गया, ये हट गया, एडीज, डेंगी एडीज हो गया। अब देखो एनसीफेलिटीज ना, एनसीफेलिटीज ज्यादातर क्यूलेक्स करता है, क्यूलेक्स। बट कोई कोई किताब में स्टिल दिया है कि एनोफिलिस भी करता है। सो आयोग ने इसी का उठा के 44 का ए आंसर दिया है। सो अमूमन क्यूलेक्स करता है एनसीफेलिटिस, डेंगी करता है एडिस मॉस्किटो और फिलारिसिस एनोफिलिस मॉस्किटो करता है। ठीक है, बट आयोग ने आंसर ए दिया है। सो एनसीफेलिटिस भी, एनसीफेलिटिस जनरली क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है, बट आयोग ने एनोफिलिस मॉस्किटो भी आंसर में लिया है। ठीक है, 44 डन। नेक्स्ट सवाल पे 45, हु वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 2022? मैक्रोन साहब। ठीक है, ये सब देख लेना, थीम्स इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम का दौरा, पीएम को अवार्ड क्या क्या मिल रहा है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, हर साल पूछता है। मूविंग ऑन, 46 पे आओ। थर्ड 5 ईयर प्लान फोकस किस पे किया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस किया था कृषि पे किया था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, है ना। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे किया था? इंडस्ट्री पे किया था। थर्ड 5 ईयर प्लान देखो भाई 1960s के आसपास था। ग्लोबलाइजेशन कब आया था? 1991 पे आया था। तो ग्लोबलाइजेशन पे कैसे कर सकता है? ऑप्शन हट गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पे था, फोर्थ प्लान सर्विसेज पे। सही है, बस ये वाला गलत है। थर्ड 5 ईयर प्लान ग्लोबलाइजेशन पे नहीं किया था। ठीक है, 1991 में आया था भाई ग्लोबलाइजेशन तो। नेक्स्ट सवाल पे आओ। विच इज द माउंटेन रेंज अलॉन्ग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर? अब देखो एशिया माइनर का ये वाला देखो, और यहाँ पे आओ। टॉरस माउंटेन दिख रहा है, ये हमारा मेडिटेरियन सी हो गया, साइप्रस हो गया, यहाँ पे अपना टॉरस माउंटेन है, ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, टॉरस माउंटेन। क्लियर हुआ? विच इज द माउंटेन रेंज अलॉन्ग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर? दैट इज टॉरस माउंटेन। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 20th एशियन गेम्स इन 26? जापान आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। विच कंट्री होस्टेड 22 विंटर ओलंपिक्स? चाइना। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट? टर्मरिक पाउडर पूछ रहा है, देखो का फोटो चला गया, खैर कोई नहीं। देखो टर्मरिक पाउडर जो होता है ना, टर्मरिक जो होता है वो राइजोम से इसका ओरिजिन होता है, राइजोम। ठीक है, टर्मरिक जो होता है राइजोम से होता है। ठीक है, ना ही वो रूट से होता है, ना ही वो शूट से होता है, ना वो सीड से होता है, वो होता है राइजोम से होता है। क्लियर हो गया? सो इसका आंसर क्या होगा? राइजोम, नन ऑफ द अबव, राइजोम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सवाल पे आओ। 51, विच वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? आंसर है मायो। अफगानी ने इसको मारा भी था ना, मायो को, डिसेंट्रलाइजेशन का इन्होंने था। अच्छा रिपन का बताना, रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ। नेक्स्ट सवाल पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? यूरोप का प्लेग्राउंड कौन किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड। आग से याद आना चाहिए मेरे को। ठीक है, फ्रांस से मेरे को याद आना चाहिए, जर्मनी से मेरे को याद आना चाहिए, इटली से मेरे को पॉनिक याद आना चाहिए, इटली में मेरे को वेसुवियस याद आना चाहिए, स्ट्रोम्बोली याद आना चाहिए। ठीक है, जर्मनी से हैम्बर्ग याद आना चाहिए, एल्ब रिवर याद आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज मेरे को याद आना चाहिए। फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर याद आना चाहिए, कैंटेब्रियन माउंटेन्स याद आना चाहिए, पिरेनीज मेरे को याद आना चाहिए, ये सारा चीज याद आना चाहिए। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? रांची। रांची में भी खूंटी एक जगह है। ठीक है, वहां पे उनका ये हुआ था, उलगुलान 1899 1898 1899 के टाइम पे ज्यादा वो था, सक्रिय था।
विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिलायंस इंडस्ट्री, ये 200 बिलियन करने वाला सबसे बड़ा कंपनी तो अभी यही चल रहा है। नेक्स्ट सवाल पे, और रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी 12वीं सवाल है। XC इक्वल टू 1/2πfc, ये फॉर्मूला जिसको पता होगा वो कर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का। आंसर ए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पे आओ। लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर्स कैन होल्ड एनी लैंड इज, लैंड सीलिंग, नाम से ही लग रहा है, सिंपल वर्ड प्ले का सवाल है ना। कितना मैक्सिमम सीलिंग होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर सकता है। जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स था उसमें यही सब था ना, लैंड टेनेंसी एक्ट आना चाहिए, एबोलिशन ऑफ जमींदार आना चाहिए, ये सब तो लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट थीम है, GS1 का इंपॉर्टेंट थीम है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ, 56-57 पे आओ। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एक तो था कन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। सही बात है यार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तभी लाया था कि जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है, फ्रीडम लीडर्स है, वो लोग क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस में लोगों को ये करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए वो चीज लिखते थे कि बता रहे थे कि कैसा ब्रिटिश हम लोग कर रहे हैं। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उस चीज के लिए आया था। कॉन्फिस्केशन ऑफ द एसेट्स इफ द न्यूज़पेपर्स पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, सही बात है ये भी, तो देखो मोर देन अबव में जा रहा है और इस वाले में भी सही हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन अबव। मूविंग ऑन, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, अब देखो प्लेन है ना, 100 मीटर 300 मीटर, ये तो बहुत ज्यादा मीटर दिखा रहा है, एक प्लेन का तो भाई 50 मीटर तक का ही इसका मीन सी लेवल होता है। सो ऑप्शन साफ दिख रहा है, 30 मीटर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ GST, आसान सवाल है। व्हेन वाज द बिहार स्टेट फॉर्म, देखो 1911 24 दिसंबर अनाउंस हुआ था, बन के कब आया था, 1912 में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। मूविंग ऑन, सार टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताना। अच्छा, जो ये काटता है, एंड काटता है, उससे कौन सा एसिड निकलता है, मिथेनोइक एसिड। साइट्रिक एसिड हो गया किसमें, जितना भी साइट्रिक फ्रूट्स है, ठीक है, साइट्रिक फ्रूट्स हो गया। टार्टरिक एसिड टर्मरिक, हाँ टैमरिन से होता, सॉरी टैमरिन। अच्छा, उस वाले ऊपर वाले सवाल में टर्मरिक था, तो टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे बना है इंडिया में, वो मुझे बताना है, टर्मरिक बोर्ड कहाँ पर है इंडिया में। टैमरिन से याद आ गया मेरे को टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड से मेरे को याद आना चाहिए मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया। अभी वो चलता है ना यार, वो ट्रेंड की यार, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जितने भी एथलीट्स होते हैं या फिर जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग यही बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट है हम। तो ये सब सोच ले यार अमीरों के। नेक्स्ट सवाल पे आओ। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेसिग्नेशन ऑफ मुकद्दम्स और चौधरी वॉज, विलेज हेडमैन थे, यूपीएससी पीवाई को सवाल है। मुकद्दम्स और चौधरी कौन थे, विलेज हेडमैन। नेक्स्ट सवाल पे आओ, हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023, उस वक्त नरगिस मोहम्मद थी। आप कमेंट सेक्शन में बताना 2024 में किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट सवाल पे आओ, तारुकी फिरोज शाही, ये सब किताब देखो, इस किताब का मैं सारा आपको कंपाइलेशन ले आऊंगा, कौन कौन सा किताब किसने क्या लिखा है इसका एक कंपाइलेशन ले आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ, चूज द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। थार इंडिया में है, सहारा अफ्रीका में, कालहारी कहाँ पे है, कालहारी वो बोट्सवाना नामीबिया वाले एरिया में, ठीक है, बोट्सवाना नामीबिया साउथ अफ्रीका वाले एरिया में, ठीक है, अफ्रीका वाले एरिया में कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, गोबी मंगोलिया सही है, मंगोलिया से चेंगिस खान याद आना चाहिए। मंगोलिया सैंडविच बिटवीन रशिया एंड चाइना, ठीक है, मंगोलिया। नेक्स्ट सवाल पे आओ, हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली, हाइड्रोजन को हम कैसे फिजिकली स्टोर करते हैं, क्या करते हैं हम उसको कंप्रेस कर देते हैं बाई कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच पोर्टफोलियो डिड राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, कौन सा पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, दैट वाज फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी से सारा चीज याद आना चाहिए, सारे फैक्ट्स याद आना चाहिए राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर याद होना चाहिए, डिफेंस से कौन थे, होम से कौन थे, आपको जो अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में बना था उससे आपको सारा चीज याद होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली से आपको चीजें याद आना चाहिए। ठीक है, कितना दिन लगा बनने में, ये सब सवाल पूछता है। 1940 से 1947 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन से सवाल पूछता है, रॉयल नेवल म्यूटिनी से सवाल पूछता है, क्विट इंडिया मूवमेंट से सवाल आता है, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर। 1940 टू 47 इज वेरी वेरी डायनेमिक थीम, उस थीम पे हमेशा सवाल पूछता है, सो उसको अच्छे से करके जाना। मूविंग ऑन, विच इज ऑयल रिफाइनरी हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी, यार इसका कोयल ही आंसर दिया है, नो आइडिया। नेक्स्ट सवाल पे आओ, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज, देखो जो 70th बीपीसी था पंचायती राज से सवाल आया था। पंचायती राज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, दो सवाल इससे बनता ही है। पंचायती राज से मेरे को सारा चीज याद आना चाहिए, 243G क्या है, ग्राम सभा क्या है, 243I फाइनेंस क्या है, 243J ऑडिट, ऑडिट क्या है, 243K इलेक्शन याद आना चाहिए मेरे को, सारा चीज याद आना चाहिए। 73rd बोलूं, सारा चीज याद आना चाहिए।
73rd से मेरे को क्या याद आना चाहिए, 11 शेड्यूल। ठीक है, पंचायत से मेरे को 11 शेड्यूल याद आना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी से पार्ट 12 याद आना चाहिए, सेक्शन 12 याद आना चाहिए। ठीक है, सो देखो पंचायती राज सेटअप में क्या था, 3 tier स्ट्रक्चर था, एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। पिक्चर क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई RH फैक्टर। सिंपल सवाल है, RH फैक्टर से डिटरमाइन होता है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा RBC WBC प्लेटलेट्स के बारे में सारा अच्छे से बता दिया है। हेमोग्लोबिन क्या होता है ये भी बता दिया हूँ। WBC RBC एनीमिया से रोग, कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है, इसका आंसर क्या है, RH फैक्टर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। इन द 33 ओलंपिक्स विच गेम इज नॉट इंक्लूडेड, क्रिकेट इज नॉट इंक्लूडेड। विच इज द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मेघालय। मेघालय से गारो खासी जयंती हिल्स याद आना चाहिए, चेरापूंजी याद आ जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से मेरे को उसका कैपिटल याद आना चाहिए। असम से सारा चीज ब्रह्मपुत्र रिवर याद आना चाहिए। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेम द नेम ऑफ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट, मानव। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू बी लेड बिफोर 112 आर्टिकल। ठीक है, पिक्चर क्लियर? 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। सो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 70th री एग्जाम का नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में देखना, एक प्लेलिस्ट बन गया है PYQ का, उसमें 70th जो 13 दिसंबर को हुआ था उसका 3 पार्ट है। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है गाइस, उसको बिंज वॉच करो आराम से, 2x पे देखो उसको। आपका श्योर शॉट है, आपका उसमें जो अभी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा सारा चीज। और 71 BPSC में जो हमारा टारगेट 100+, दैट कैन बी इजीली अचीव्ड बाय सीइंग दोज वीडियोस। इसके अलावा NCERT अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। करंट अफेयर्स का दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर्स का मैं वन शॉट सीरीज लाने वाला हूँ, सो दैट विल बी केटेड। सो दिस आर द डिलीवरेबल्स दैट आई एम डिलीवरिंग, दैट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, अच्छे से बिंज वॉच करना है और रिवाइज करना है। मल्टीपल रिविजन इज द की टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। 75 क्वेश्चंस हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कर लिए, नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल पे आते हैं। द 60.2% शेयर इन GSDP ऑफ बिहार इन 2019-20 वाज ऑफ। देखो प्रीवियस 19-20 का डेटा में याद नहीं है, 24-25 का याद करना है डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में भी कोड कर सकते हो और एक सवाल फिक्स है, इससे सवाल पूछने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर का 19.9% है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मैं कोड कर रहा हूँ 2024-25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024-25 के अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना परसेंट है, 19.9% शेयर है। बहरहाल इसके अलावा 21.5 है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, 21.5 है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जस्ट द सर्विस सेक्टर विच इज द मोस्ट। ठीक है, तो एक आप समझ सकते हो, एक डिलेमा भी है जिसमें वर्कफोर्स बहुत कम है बट सर्विसेज सेक्टर ज्यादा आउटपुट देता है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, वर्कफोर्स ज्यादा है, 65% के आसपास वर्कफोर्स है, बट स्टिल 19.9% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। 58.6% है सर्विसेज सेक्टर, सो आंसर इज सर्विसेज सेक्टर। उस टाइम 60.2 था बट अब 58.6 हो गया। क्लियर, डेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। देखो लीची का एरिया पता है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर से होंगे उनको पता है लीची का एरिया मुजफ्फरपुर। 90% के आसपास लीची प्रोडक्शन बिहार से होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ चीजें याद कर लो। सिवान से मेरे को याद आना चाहिए राजेंद्र बाबू, याद आना चाहिए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा मौलाना मजरूल हक याद आने चाहिए, MMH। ठीक है, और क्या याद होना चाहिए, सिवान हो गया। छपरा से मुझे बताओ, छपरा से क्या याद आ रहा है। हाँ, छपरा से बताओ। छपरा से देखो याद आना चाहिए घाघरा और गंडक का, घाघरा और गंगा का वहां पे ओरिजिन ये होता है, कन्फ्लुएंस होता है एट छपरा। छपरा में ही ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पीटर फर्नेस और जो रिफाइनरीज था वहां पे उन्होंने इंस्टॉल किया था। तो ये सारी चीज मुझे छपरा से याद आना चाहिए। ठीक है, और छपरा में आपका सोनपुर कैटल फेस्टिवल होता है वो वाले एरिया में। ठीक है, सोनपुर कैटल फेस्टिवल छपरा वाले एरिया में। तो सबसे अधिक लीची कहाँ पाया जाता है, मुजफ्फरपुर। क्लियर, मूविंग ऑन। 78 पे आओ। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। रिपीटेड सवाल है, PYQ इससे बहुत बार आ चुका है। आंसर इज कोसी। अब देखो कोसी से कुछ रिलेटेड कुछ कुछ चीजें याद कर लो। कोसी का जो टोटल लेंथ है वो है 730 मीटर। बिहार में इसका लेंथ है कुल
260 मीटर। शायद इसमें मैप होगा अटैच्ड। हाँ, दिस इज द मैप। कोसी रिवर देखो आता कहाँ से, माउंट गोसाई थान से आता है, ठीक है, नेपाल से आता है माउंट गोसाई थान से, ठीक है, यहाँ से आता है। बिहार में इसका टोटल लंबाई है कुल 260 मीटर, है ना, 260 मीटर इसका कुल लंबाई है, ठीक है। गंगा से कहाँ मिलता है, ये देखो अपना प्यारा गंगा यहाँ से, गंगा से कोसी मिलता है कटिहार में, कुर्सेला एरिया में, ठीक है, यहाँ गंगा है, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट में कुर्सेला है, ठीक है, कटिहार कटिहार वाले एरिया में, वहां पे इन लोग का ओरिजिन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल है क्या। गंगा, गंगा से मेरे को क्या याद आ जाना चाहिए, गंगा से मेरे को याद आना चाहिए गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ पे ड्रेन आउट करता है, बे ऑफ बंगाल में। गंडक, गंडक कहाँ से निकलता है, अन्नपूर्णा से निकलता है, बिहार में इसका कुल 260 मीटर के आसपास है। गंडक और गंगा मिलता है हाजीपुर में, हाजीपुर एट सोनपुर के पास, ठीक है, हाजीपुर सोनपुर के पास, ठीक है। गंगा और गंडक कहाँ मिलता है, हाजीपुर सोनपुर, याद होना चाहिए। सोन से आपको क्या याद आना चाहिए, मैकाल रेंज, अमरकंटक, ठीक है, रेडियल पैटर्न से निकलता है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। सौरव बिहार सवाल पूछेगा, आपने क्या मारना है, कोसी मारना है ना, कोसी 730 मीटर हो गया। और इसका ओरिजिन कहाँ है, माउंट गोसाइथान से, और कहाँ पे ये गंगा से मिलता है, कुर्सेला कटिहार। क्लियर। मूविंग ऑन। एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन, अब ये डिलीटेड सवाल है, पहला बात तो स्नो लाइन उत्तर प्रदेश में क्यों होगा, ठीक है, डिलीटेड सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द इशिहारा टेस्ट इज रिलेटेड विथ व्हाट। इशिहारा टेस्ट, इशिका, अरे वो वेलकम वाला याद आ गया। इशिहारा टेस्ट इज रिलेटेड विद कलर ब्लाइंडनेस, देखो ये न्यूज में बहुत था, अग्निवीर से रिलेटेड था, ठीक है। तो जो आर्मी टेस्ट होता है, अगर आपने अगर कोई भी सीडीएस का, कैपअप का या आईबी का अगर आपने दिया होगा, तो एक टेस्ट होता है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट में आपका टेस्ट होता है कि आप कलर ब्लाइंड हो कि नहीं। सो इफ यू आर कलर ब्लाइंड, एंड डीएसपी और जो आर्म फोर्सेस वाले होते हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो, ठीक है। बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं डेक्सा टेस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, डेक्सा टेस्ट कहते हैं। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सरे एयर, डुअल एनर्जी एक्सरे टेस्ट होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन लेवल नापने के लिए वही आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। आईक्यू लेवल को तो मुझे वो याद आता है, सनी देओल ने एक इंटरव्यू में नहीं दिया था कि मेरा आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी अधिक था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का 190 था, सनी देओल ने बोला था कि 280 के आसपास उनका था। सो क्या पता। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज, ठीक है। चलो इसके बारे में पूरा जानते हैं ना, आजाद हिंद फौज के बारे में। सबसे पहले तो देखो आजाद हिंद फौज का जो आइडिया था, जो ब्रेन चाइल्ड कहते हैं, वो आया था जनरल मोहन सिंह को, ठीक है। इन्होंने, इनको ही ब्रेन चाइल्ड कहते हैं आजाद हिंद फौज का, ठीक है। इनका मेन टास्क था, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोले तो जो अ, जो बंधक बन गए, जो प्रिजनर्स हमारे है ना, जो वॉर में गए और बंधक बन गए, सो उनका जो एक एक पूरा ब्रांच था, तो उनको ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, जनरल मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद इन दोनों के बीच में, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गया कि लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप किसको मिलना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गया। सो उसके बाद जनरल मोहन सिंह स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट, उन्होंने मतलब अलग हो गए, वो चीज उनसे, आईएनए से अलग हो गए। उसके बाद एंट्री होता है 1943 में हमारे अपने सुभाष बाबू का, सुभाष बोस का, ठीक है। उन्होंने सिंगापुर में आया और आके आईएनए को रीऑर्गेनाइज किया, आईएनए को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। तो देखो सवाल आपसे यही पूछेगा, सबसे पहला ब्रेन चाइल्ड कौन है, कैप्टन मोहन, जनरल मोहन सिंह। रीऑर्गेनाइज किसने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने रीऑर्गेनाइज किया। आईएनए से आपको याद आना चाहिए, 4 रेजिमेंट है, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट है, आजाद रेजिमेंट है, और एक वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लक्ष्मी रेजिमेंट, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। उसका, उनका नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट पे सवाल आता है ना मेंस में कि आप एंशियंट से मिडिवल मॉडर्न दिखाओ, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल का आप जिक्र करो, इट विल फेच यू एक्स्ट्रा नंबर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद, जनरल मोहन सिंह है, शहनवाज खान है, प्रेम सिंह सहगल है, ऐसे डांगे कम्युनिस्ट लीडर है, ठीक है, कम्युनिस्ट लीडर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी रहे हैं। सो ऐसे डांगे इज कम्युनिस्ट। क्लियर हो गया, आजाद हिंद फौज पूरा क्लियर हो गया। 1943 में रीऑर्गेनाइज हुआ है। 1942 में जनरल मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने उसको वो किया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था, और रीऑर्गेनाइज सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पे आओ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ना,
proportion of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। ये होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड करंट और फैक्चुअल जो चीज़ है वो चीज़ देख लो। वो है कि इंडिया का IMR जो है that is 24.98, so it has improved a lot in the past 10 years, it has improved a lot। बिहार भी improve हुआ है 27। बिहार has exceptionally done well in MMR and IMR। IMR भी इंक्रीज हुआ है इंडिया बिहार का, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी, सो प्रीटी गुड। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बिहार के लिए कौन कौन सा हेल्थ इनिशिएटिव है, कौन कौन सा स्कीम्स है जो हेल्थ के लिए है, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, है ना। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये मेंस में भी बहुत काम आएगा आपको। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का। सो ये फैक्चुअल सवाल है, ये पता नहीं, अगर याद है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो याद करें ना। 142 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो सेपरेट करता है कनाडा को अलास्का से, ठीक है, यूएसए का पार्ट है ना अलास्का। सो 141 डिग्री वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, मूविंग ऑन। मैच द फॉलोइंग करना है, लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 2 दिया है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए बीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप ये एक यहाँ से यही करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ए का, बी का एस एन स्टोक्स 1857, अरे नाम ही पूरा लिख दिया है। 1857 को उन्होंने बस रोमन में लिख दिया, किताब छाप दिया, एस एन सेन, ठीक है। एरिक स्टोक्स, बेन स्टोक्स। सी का 2 पीजेंट एंड द राज, ठीक है, याद कर लेना, एरिक स्टोक्स, पीजेंट एंड द राज। और एस बी चौधरी, सिविल रेबेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज। याद रहना, रख लेना। नेक्स्ट पार्ट सीधे सवाल आ जाएगा कि ये वाला सवाल आ जाएगा कि द पीजेंट एंड द राज किसने लिखा है। सो आंसर विल बी एरिक स्टोक्स। तो ये याद कर लेना, ठीक है, ये वाला याद करने का, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, याद कर लेना इसका। वीडी सावरकर, वापस से बताओ, वीडी सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एस एन सेन 1857, एरिक स्टोक्स द पीजेंट एंड द राज, एंड एस बी चौधरी सिविल रेबेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 85 सवाल है। यार ये देखो रिपीटेड थीम है, पीवाईक्यू इससे कई बार आया है, तभी मैं बोल रहा हूँ थीम्स आइडेंटिफाई करो। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सबसे सवाल बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय याद होना चाहिए। आत्मीय सभा आपको याद होना चाहिए, 1814, 1828, विलियम बेंटिक 1833 वाला आपको याद आना चाहिए, ये सारी चीज आपको याद आना चाहिए। सो ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, सारा दिया हुआ है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ठीक है। और विधवा विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित जी, ठीक है, याद हो गया। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। और विश्व विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित जी। याद हो गया। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर देयर प्रोडक्शन। आपने अगर किसी को देखा हो, अगर फौजी या फिर किसी को देखा होगा, तो उनके जो हेलमेट्स होते हैं वो बुलेट प्रूफ होते हैं, है ना। और जो जैकेट्स यूज होता है वो भी बुलेट प्रूफ होता है। सो दैट इज मेड फ्रॉम केवलार, ठीक है। अगर आप कमांडो सील कमांडोज को आप देखोगे, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो नेवल नेवल कमांडोज, सील कमांडोज, या फिर डेविड गॉगिंस की अगर आप पॉडकास्ट देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो उसमें उन्होंने जिक्र करते हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है दैट इज मेड फ्रॉम केवलार, ठीक है। सो बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता है केवलार। नेक्स्ट सवाल पे आओ। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पूरा बता देता हूँ क्योंकि ये थीम है, इससे सवाल पूछने वाला है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सबसे पहले तो आप बताओ स्पीकर ऑफ लोकसभा से आपको कौन सा आर्टिकल याद आता है, स्पीकर कौन से आर्टिकल से अपॉइंट होता है। स्पीकर स्पीकर अपॉइंट होता है आर्टिकल 93 के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर से मुझे याद आता है, स्पीकर ही मनी बिल को करता है कि है मनी बिल है या नहीं है, आधार के लिए इतना कंट्रोवर्सी हुआ था, ठीक है। स्पीकर सिंपल मेजोरिटी सेलेक्ट होकर आता है, सिंपल मेजोरिटी जो प्रेजेंट है उस दिन वोटिंग में वो होते हैं। स्पीकर हर पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट होता है ना। चेयरमैन ऑफ हर पार्लियामेंट्री कमेटी, चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। और मुझे क्या याद आता है, स्पीकर इनिशिएट करता है सीक्रेट सिटिंग को इनिशिएट करता है एट द एडवाइस ऑफ
कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस पे कर सकता है ना। इसके अलावा 10th शेड्यूल के अंतर्गत, व्हाट इज 10th शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब था? कमेंट सेक्शन में बताना। 10th शेड्यूल के अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमपीज को। दिस इज अ वेरी 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 व्हाट टू से एक्सक्लूसिव पावर विच इज गिवन टू स्पीकर, है ना। ये सारी चीज हो गया। स्पीकर का देखो प्रॉब्लम अभी क्या है, इतना सारा तो चीज है, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? एक तो है बाई बाई पार्टीशन रोल है इसका, पार्टीशन रोल होता है, ठीक है, वो फेवर करता है, एलिगेशन है, अभी भी आपने कई बार देखा होगा स्पीकर एक पार्टी को, जो जिस पार्टी से था वो। अच्छा, इसी में मेरे को बताओ, ब्रिटेन में क्या होता है ना, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला कॉन्सेप्ट है। वंस अ स्पीकर, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, इसका मतलब क्या होता है ना, अगर कोई स्पीकर स्पीकर बन गया, सो यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी विच ही वाज एसोसिएटेड विद, ही हैज टू फॉरगो दैट पॉलिटिकल पार्टी। बट इंडिया में वो चीज नहीं होता है, ही और शी स्टिल एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो दैट इज अ डिफरेंस। अगर सवाल आएगा इंडिया और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में, सो यू हैव टू मेंशन अबाउट स्पीकर वाला चीज भी, कि स्पीकर में ब्रिटिश में चलता है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, बट इन इंडिया में वैसा सिस्टम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और स्पीकर से मेरे को याद आना चाहिए यार, क्योतो होलोहान केस, क्योतो होलोहान केस ऑफ 1993। इसमें कहा गया था ना कि जो डिक्लेयर किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो वर्डिक्ट है, दैट विल बी चैलेंज, दैट कैन बी चैलेंज्ड, ये चीज था, ठीक है, क्योतो होलोहान केस में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मूविंग ऑन। सो स्पीकर से जो सवाल था अपना सॉर्टेड हो गया ना। क्या सवाल था? स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज, क्या एंजॉय करता है? राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, द राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, नो राइट टू वोट, टू वोट्स वन इन ऑर्डिनरी केस। देखो, राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स, राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, जब कोई टाई होता है, टाई ब्रेकर चीज के लिए स्पीकर का वो पावर है, ठीक है, जब टाई ब्रेकर होता है तब तभी वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना पावर, और वो डेडलॉक को रिमूव कर सकता है थ्रू हिज वोट, कास्टिंग हिज और हर वोट। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्पीकर पूरा याद हो गया। 93 आर्टिकल हो गया। क्योतो होलोहान केस आएगा, डायरेक्ट पूछा क्योतो होलोहान केस इज रिलेटेड टू व्हाट, यू हैव टू आंसर स्पीकर। सीक्रेट सीटिंग आपको याद आना चाहिए। फिर चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आपको याद आना चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्या है, ये मेंस का सवाल आता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, स्पीकर का प्रॉब्लम क्या है कि पार्टीशन वे में काम करता है, ठीक है, बहुत सारे चीजें होते हैं जो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजता है। आधार बिल से आपने देखा होगा, फार्म लॉ वाला बिल हो गया, वो पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा ही नहीं, स्पीकर अपने आप वो ये कर दिया कि हाँ वो मनी बिल है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। मूविंग ऑन। द टर्म जिलेलाही वाज फर्स्ट यूज्ड बाय whom? सो इससे फिर और रिवाइज करते कॉन्सेप्ट, ये तो मिटा दूं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इससे मेरे को सारी चीज याद आना चाहिए। इल्तुतमिश मैं अगर बता रहा हूँ, इल्तुतमिश, सो आपको इल्तुतमिश से क्या क्या आ रहा है मुझे बताओ। सोचो, आइज क्लोज करो, मुझे बताओ इल्तुतमिश से क्या क्या आ रहा है। इल्तुतमिश से मुझे याद आ रहा है चेंगिस खान का जो आक्रमण हुआ था, मंगोल का आक्रमण हुआ था, उससे इल्तुतमिश ने बचाया था अपने साम्राज्य को। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था चहलगानी सिस्टम, चहलगानी सिस्टम। बाद में किसने अबॉलिश किया था आगे मैं बताऊंगा। चहलगानी सिस्टम मुझे याद आ रहा है। आई फॉर इल्तुतमिश, आई फॉर इक्ताज, इक्ताज को इसने स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा दो कॉइन्स को इसने स्टैब्लिश किया था, सिल्वर टाका, सिल्वर टाका, कॉपर जीतल, याद कर लेना, ठीक है, टाका और जीतल, कौन सा सिल्वर है कौन सा कॉपर है, डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है। इसने और क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया था किसका, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में सारा हम लोग का एक्टिव रिकॉल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, जिलेलाई के बारे में। कॉन्सेप्ट सवाल क्या था, जिलेलाई था। अब बलबन का आते हैं। बलबन था, एक तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उसने अपनाया, उसने अपने आप को जिलाई डिक्लेयर कर दिया। व्हाट इज जिलाई? शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, सीधे बोल दिया कि हम गॉड है, गॉड ही है। इसके अलावा इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सजदा पैबोस, सजदा पैबोस, बेसिकली जो आप रूलर है उसको आपको वो क्या कहते हैं फुट को किस करना है वो होता है, ठीक है, सजदा पैबोस में। इसके अलावा उसने नवरोज फेस्टिवल को स्टैब्लिश किया था, स्टार्ट कराया था। मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसने स्टार्ट किया था, बलबन, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज याद रहेगा, दीवाने अर्ज बलबन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आओ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझे क्या क्या याद आता है बताओ। इसको मैं जो मिटा ही देता हूँ, रुक जाओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो मैं लिखा था, क्योंकि मैं मिटा दिया हूँ। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी से मुझे याद आना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली जो सक्सेसफुल हुए थे, वो हुए थे डेक्कन एक्सपेडिशन से। वो खुद नहीं गए थे, उनका एक खास था मलिक काफूर, अगर आपने देखा होगा
वो मूवी खिलजी वाला, उसमें वो मलिक काफूर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। सो इसमें से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें याद कर लो। यादवा किंग, यादवा किंग ऑफ देवागिरी, देवागिरी, ठीक है। ककाटिया किंग, वारंगल के थे, ककाटिया किंग ऑफ वारंगल। जो ककाटिया किंग थे ना, उसी ने ही कोहिनूर डायमंड दिया था, किसको? मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने फिर दिया अलाउद्दीन खिलजी को दिया। ठीक है, वापस से देखो क्या क्या चीज मैंने बताया। अलाउद्दीन खिलजी से मेरे को याद आना चाहिए डेक्कन एक्सपेडिशन। डेक्कन एक्सपेडिशन में यादव किंग ऑफ देवगिरी मैच करने के लिए आता है। यादव किंग का कैपिटल कहाँ था? देवगिरी। ककाटिया किंग का कैपिटल कहाँ था? वारंगल। और ककाटिया किंग ने कोहिनूर डायमंड किसको दिया? मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने फिर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और मुझे अलाउद्दीन खिलजी से मेरे को याद आना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी से मेरे को याद आना चाहिए उसके रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहीने मंडी, शाहीने मंडी, सवाल पूछेगा शाहीने मंडी क्या है? सो इट इज मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी से मेरे को याद आना चाहिए स्पाई सिस्टम। ठीक है, बरीद, बरीदे, बरीद कहते थे उसको। ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर, बरीदे मंडी, बरीदे मंडी, इंटेल ऑफिसर थे वो लोग, बरीदे मंडी। ठीक है, दीवाने रियासत याद आना चाहिए, वेरी गुड, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको कहते थे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो डोंट कंफ्यूज, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा, दीवाना रियासत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विच इज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा चीजें क्लियर हो गया। और भी कुछ है इसमें? अकबर, अकबर से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें, कुछ फटाफट चीजें रिकॉल कराता हूँ मैं। अकबर से मुझे याद आना चाहिए 1556 बैटल ऑफ पानीपत, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये सारी चीजें याद आ गया। अकबर से मुझे याद आना चाहिए 1564 में अबॉलिशन ऑफ जजिया, जो हिंदू के से करते थे उसको उसने अबॉलिश किया, अबॉलिशन ऑफ जजिया। बाद में फिर औरंगजेब ने उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अबॉलिशन जजिया हो गया 1564। 1575 में इबादत खाना का उन्होंने ये किया था, इबादत खाना। 1582 में दीन इलाही, दीन इलाही, दीन इलाही को किसने पैटर्नाइज, मतलब पैटर्नाइज ना, किसने फर्स्ट टाइम किया था? बिरबल, फर्स्ट एंड लास्ट वही थे बिरबल जिन्होंने ये किया। दीन इलाही बेसिकली कल्मिनेशन था हिंदू फिलोसफी और मुस्लिम फिलोसफी। सो उनका आइडिया बहुत ही आगे का था, बट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस टाइम पे। इट वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकबर का बहुत अच्छा था, जब्ती सिस्टम। और एक और था अपना दहसाल सिस्टम, दहसाल सिस्टम, जब्ती सिस्टम, टोडरमल याद आना चाहिए, टोडरमल। सो ये सारा चीज अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेडिवल मेरे को लगता है इससे बाहर नहीं सवाल पूछेगा। बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, अकबर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। सो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है गाइस, इसको अच्छे से आप अच्छे से पढ़ोगे, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से पढ़ो, रिकॉल करते रहो, कुछ भी सवाल आ रहा है ना, पीवाईक्यू आपको ऐसे एनालाइज करना है। मेनी पीपल से दैट पीवाईक्यू मैंने पढ़ लिया बट वो रिटेंड नहीं हो पा रहा है। सो कैसे रिटेंड हो रहा है अब देखो। अब आपने पीवाईक्यू देखा, उसके साथ साथ आप एक्टिव रिकॉल करो, सारी चीज को एक्टिव रिकॉल करोगे ना, तब जाके आपका बेस बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। देखो, दो चीज होता है, एक होता है सीआरआर होता है और एक होता है एसएलआर। सीआरआर में क्या होता है ना, कुछ पार्ट, जो एक बैंक है, मान लो एक बैंक है, ये आरबीआई है, तो बैंक को अपना कुछ पार्ट आरबीआई को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों दे रहा है वो? मान लो कभी बैंक लिक्विडेट हो रहा है, कभी बैंक बैंकरप्ट हो गया है, सो यू हैव टू, बैंक हैज टू हैव सम मनी ना। आप अपने जो क्रेडिटर्स है, जो आप मनी लेंडर्स, जो आप एक ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, आप उससे पैसा लिए हो ना, तो आप कैसे चुकाओगे? अगर आपने सारा किसी को दे दिया और वो बैंकरप्ट कर दिया, आपको बैंकरप्सी कर दिया, आपको कंगाल कर दिया, सो आप कैसे चुकाओगे? सो यू हैव टू हैव सम मनी एज डिपॉजिट का कुछ रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। आरबीआई को देना पड़ता है ताकि आरबीआई वो रखे, कुछ भी अगर वो बैंकरप्ट हो गया वो बैंक, तो वो पैसा आरबीआई बैंक को दे देगा कि लो भाई तुम जिसके जिससे उधार लियो उसको चुकाओ। दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर में भी सेम ऐसी होता है, वो कैश में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकता है, लेकिन उसको खुद अपने पास रखना है। बैंक अपने पास रखता है, बैंक को कहीं पार्क नहीं करना, आरबीआई के पास नहीं पार्क करना है, बैंक अपने पास रखता है। अपना टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट होता है एसएलआर। ठीक है, सेम ऐसी होता है सीआरआर। सीआरआर आरबीआई रखता है, एसएलआर बैंक खुद रखता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? आरबीआई जहां पूछा है आपने मारना है सीआरआर। अगर पूछता कि बैंक खुद से अपने पास रख रहा है, दैट विल बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे एक सवाल आता है। मूविंग ऑन, 90 नंबर सवाल, अरे 15 सवाल हुआ है, 22 मिनट हो गया, सो वी हैव टू बकल अप। An electron of mass m kg and charge e travels through a
फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स द फाइनल एनर्जीज। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ईवी होता है ना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यूवी भी होता है, तो क्यू को आप चार्ज उससे चार्ज की तरह ले लो तो ई हो गया ईवी। क्लियर। मूविंग ऑन। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2023 सेंसस। देखो लिटरेसी रेट का जहां बात होगा, अगर मैं 2011 सेंसस के बारे में बात करूं, ठीक है 2011 सेंसस से बात करूं, तो आपको क्या क्या याद आना चाहिए। केरला का जो सेंसस था वो था 94% था, ठीक है, वॉज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो कभी भी आएगा आंख बंद करके केरला मार्क कर देना, ठीक है। इंडिया का 2011 सेंसस में कितना था, 74.04% था। बिहार का हमारे अपना बिहार का कितना था, 61.8%। अब इसको बाइफरकेट कर दो, 71.2 था मेल का एंड 51.5 था फीमेल का, ठीक है। और 2023 सेंसस तो ऐसा कोई सेंसस नहीं हुआ है, 11 सेंसस ही जो हुआ था उसी पे, तो ये शायद सवाल डिलीट हुआ था या फिर इसको आंसर केरला ही माना था आयोग ने, ठीक है। सो 2011 सेंसस के अनुसार केरला है, कितना परसेंट है, 94% है, और इंडिया का 74, बिहार का 61.8। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो इसका आंसर है सांची। सांची इज एसोसिएटेड विद अशोक। अशोक से मेरे को सारा चीज याद आना चाहिए। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा कवर करा दिया है, मौर्य एम्पायर पूरा मैंने बता दिया है, ठीक है। हरियांग डायनेस्टी मैंने बता दिया, शिशुनाग भी बता दिया, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। विच इंडियन स्टेट टॉप द नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023। देखो उस ये 24 में रिपोर्ट आया था, उत्तराखंड और केरला दोनों ने टॉप किया था, ठीक है। इंडिया का स्कोर 71 है और बिहार का डिसमल स्कोर है 57 है। इससे आपको याद आना चाहिए करंट कुछ जून में ही आया था, और कल मैंने ये करंट अफेयर, और अच्छा गाइस ये करना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट मंथ वाइज होते हैं ना करंट अफेयर्स का, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। कल मैंने जून का पूरा करा दिया, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो बहुत ही एग्जॉस्टिव है, 50 मिनट के आसपास का वीडियो है गाइस, प्लीज वॉच दैट वीडियो। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स कुछ नहीं करना पड़ेगा, जून इज सॉर्टेड, मैं वैसे ही करूंगा। आप अगर पिछले बार का पीवाईक्यू देखोगे 70th री एग्जाम और 70th का एग्जाम था दिसंबर में, सबसे ज्यादा सवाल आया था जून जुलाई अगस्त मार्च, जो 3-4 महीने पहले के सवाल में सबसे अधिक 60% आपका वेटेज उसी से होता है। सो दिस टाइम एग्जाम इज ऑन सितंबर, सो हम लोग फोकस करेंगे जून जुलाई अगस्त मार्च अप्रैल मई, ये वाला पार्ट को बहुत अच्छे से हम लोग डिसाइफर करेंगे, ठीक है। सो डू वॉच दैट वीडियो। तो अभी जो देखो ये कल का स्क्रीनशॉट है, 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आया है। सो इसमें इंडिया का रैंक फर्स्ट टाइम 99th आ गया है, टॉप 100 में इंडिया आ गया है। 109 था 2024 में, अब इंडिया 99th पे आ गया है, और स्कोर इंडिया का 67 है, ठीक है। 71 जो अपना नेशनल वाला है उसमें, और यहाँ पे स्कोर है 67। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, 99। क्लियर। इसमें आंसर होगा केरला। मूविंग ऑन, 94 पे आते हैं। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड इन, देखो बर्ड्स क्या होता है, कली। कली देखो यहाँ पे होता है, एक होता है टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड मतलब हमारा जो मेन जहाँ पे होता है वहां पे पाया जाता है। एक आपका एक्सेल होता है, एक्सेल मतलब लीव्स में। सो आपका सबसे जो एपेक्स में होता है वहां पर ही पाया जाता है, और आपका लीव्स में ही पाया जाता है। बर्ड्स कहाँ पाया जाता है, एपेक्स में भी और हमारा एक्सेल में भी। एक्सेल मतलब लीव्स वाला पार्ट, और एपिकल मतलब जहाँ पे आपका मेन जहाँ से ये होता है इलोंगेट होता है वो वाले पार्ट में। सो आंसर विल बी बोथ एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड टिप ऑफ द ब्रांच। बेस ऑफ द लीव्स में हो गया आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्सेल हो गया, और टिप ऑफ द मतलब एपिकल और टर्मिनल बर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो मूविंग ऑन। Which one of the following is electoral college for president but not forum for his impeachment? सवाल समझ में आया? कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बट इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सवाल पे आओ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताओ आर्टिकल 54 क्या कहता है। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में मदद करेगा। सो दैट इलेक्टोरल कॉलेज विल कंसिस्ट ऑफ LS प्लस RS प्लस MLA प्लस मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में लोग हैं। कौन कौन से, लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर, MLA, दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स। यहां तक क्लियर। अब जब बात आता है इम्पीचमेंट का, तो इम्पीचमेंट में कहा इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन लेकिन इसमें
जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और एमएलसी तो पार्टिसिपेट करते भी नहीं है। ठीक है, एमएलसी तो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर वाले होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इम्पीचमेंट कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 61। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। आर्टिकल 61 में मेंशन है इम्पीचमेंट। और जब इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज का होता है, उसमें कौन कौन होते हैं? एलएस और आरएस के मेंबर्स होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, और दिल्ली पुडुचेरी के मेंबर्स होते हैं। बट इम्पीचमेंट में एमएलए नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट मैकाल रेंज। इजी सवाल। मूविंग ऑन, ये तो आप कर लोगे, रीजनिंग का सवाल है। हाँ, ये वाला सवाल को मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले तो समझो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। तोड़ो इसको। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। सो जो आयंस या इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो H+, H+ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके उसका डुप्लेट कंप्लीट हो पाएगा। सो इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को चाहता है वो, ही लव्स इलेक्ट्रॉन, सो ही इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सही बात है। Na+ में 281 होता है, बट Na+ आता है तो 1 हट जाता है, 28। नाउ इट इज स्टेबल, दो इट इज कैटायन बट इट इज स्टेबल, सो इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल नाउ। क्लियर? और Bf3- तो है ही यार इलेक्ट्रॉन, इसमें है ही इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट? Na+। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? वो आयंस जिसको पसंद है इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जो पसंद करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। H+ आयन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। सोडियम प्लस इज ऑल्सो कैटायन, सारे कैटायंस को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स, बट सोडियम प्लस आयंस अगर Na+ हम ले रहे, सो इट हैज ऑलरेडी शेडेड इट्स इलेक्ट्रॉन एंड नाउ इट इज स्टेबल। अब ये स्टेबल बन गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स का नीड ही नहीं है। क्यों अब इसको नीड चाहिए? कोई भी चाहिए स्टेबिलिटी चाहता है ना। अगर आप सरकारी नौकरी पालोगे, उसके बाद फिर आप थोड़ी छोटे मोटे चीज के लिए भागोगे। यू आर स्टेबल, राइट? यू आर स्टेबल दैट टाइम। सो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, आर्टिकल 253 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। देखो यहाँ पे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, यहीं पे क्वासी फेडरल हो जाता है। आर्टिकल 253 कहता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज को करने के लिए प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बिना किसी कंसेंट का स्टेट वाले एरिया को सब्जेक्ट में कर सकता है। मान लो वाइब्रेंट गुजरात ही ले लो। वाइब्रेंट गुजरात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आराम से गुजरात वाले एरिया में अपना लॉज लगा सकता है। सो दिस इज आर्टिकल 253। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना जो सवाल पूछे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसमें आप बताओगे क्वासी फेडरल कैसे है। सो दिस आर्टिकल 253 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट आंसर। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? मेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है मुजफ्फरपुर में। मूविंग ऑन, क्विनीन इज अ कॉमन ड्रग फॉर मलेरिया दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। देखो ये पीवाईक्यू रिपीटेड, यही मैं बता रहा हूँ, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 से 9 बार आ चुका है पीवाईक्यू। ठीक है, स्टेम बार के करेक्ट आंसर। ये सब भाई गलत नहीं कर सकते हो। मैं जो सोर्स ट्रेसिंग और मैं पीवाईक्यू पे एम्फेसिस देने के लिए कहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि एम्फेसिस करो, पीवाईक्यू इज द की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में उन्होंने प्रेसाइड किया था। थर्ड जो सेशन था उसमें उन्होंने प्रेसाइड किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। मूविंग ऑन, कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली? अब देखो ये सवाल में ना आपको एलिमिनेशन लगाना है, तो थोड़ा मुश्किल सवाल है। यहाँ पे देखो, कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली। पहले देखो रिफ्ट वैली कौन सा एरिया होता है? ब्रंज घाटी। ठीक है, आपको पता होगा नर्मदा ताप्ती वाला एरिया ब्रंज घाटी वाला पार्ट है। सो कश्मीर वैली वहां तो नहीं आएगा, आप काट दोगे। रिफ्ट वैली पता है ना, दामोदर वाला एरिया हो गया रिफ्ट वैली। ठीक है, ब्रंज घाटी वाला पार्ट। ठीक है, रिफ्ट वैली। अब देखो यहाँ पे ब्लाइंड टेक्टोनिक, टेक्टोनिक से मुझे याद आना चाहिए ओशियन कॉन्टिनेंटल टकराव को कहते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। टेक्टोनिक तो वो होता है। यहाँ पे देखो एरोजनल। अब देखो वैली, फ्री कट वैलीज कब बनता है? जब वहां से रिवर्स पास हो रहा है, बराबर एकदम तेज स्नो ग्लेशियर्स हो रहा है, तेज में आपका डेब्रीज जा रहा है, रिवर जा रहा है। सो इन दैट केस एरोजनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म। और आप कश्मीर वैली देखते होंगे वी टाइप शेप में रहता है। ठीक है, और यहाँ से भाई गॉर्जेस जाता है, यहाँ से नदी जाता है ना। नुब्रा वैली हो गया, है ना, आप देखे होंगे, नुब्रा हो गया, हुंजू हो गया, ये सारी चीज है, यहाँ से नदी जाता है, यहाँ से श्योक रिवर हो गया। तो कश्मीर वैली में बहुत अच्छा गॉर्ज बनता है, यू शेप वैली बनता है, वी शेप वैली बनता है। सो इट इज ड्यू टू एरोजनल। स्नो का जो आपका जो माउंटेन्स था, ग्लेशियर्स का एरोजन हुआ, एरोजन होने के साथ साथ पानी आने लगा और उसको काटते रह गया।
जो हमारा जो माउंटेन था उसको काट काट के वैली बना दिया। सो कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली? एरोजनल वैली। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। When did Macaulay issue his famous minute on Indian education? देखो फैक्चुअल सवाल है, 2 फरवरी 1835। मैकॉले के बारे में समझ लो। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन याद आना चाहिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इसका मतलब क्या था? मैकॉले साहब ने बोला कि हम सिर्फ एलिट जो कैटेगरी है इंडिया का उसको हम लिटरेट करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। उसका काम रहेगा कि नीचे वाले जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है उसको वो करेगा, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने जिसको लिटरेट कर दिया है अब वो उनको पढ़ाएगा। दैट इज मैकॉले मिनट। उसके बाद 1854 में आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली वर्नाकुलर एजुकेशन को बढ़ाने का बात किया गया था। सो दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। सो मैकॉले मिनट और हमारा जो वुड डिस्पैच हो गया, हंटर हंटर कमीशन हो गया, ये सैडलर कमीशन हो गया, वर्धा कमीशन हो गया, ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सैडलर कमीशन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, सर्जन प्लान किससे रिलेटेड है, वर्धा कमीशन किससे रिलेटेड है, ये सब चीज सवाल आएगा तो आपको आंसर देना है एजुकेशन। ये वाला सवाल कैलेंडर का सवाल है, कर लोगे। अब सवाल पे आओ, द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई ये देखो बहुत मुश्किल सवाल है, हम लोग आईआईटी के टाइम पे ये सवाल पढ़े थे केमिस्ट्री में। सो कितना मुश्किल बना रहा है आजकल, देख लो आयोग। ठीक है, सवाल है द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस और डाइल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो क्या है इसका। एक बीकर है, दो बीकर है, इसमें कम पानी है, इसमें पानी हमने बहुत डाल दिया है। ठीक है, पानी डाल दिया है, इसमें डाइल्यूशन कर दिया है। अब समझो कंडक्टिविटी, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन बेसिकली क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, चार्ज का मूवमेंट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, चार्ज हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। अब देखो आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, यहाँ पे समझो देखो आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, जैसे आपने पानी डाला, डाइल्यूशन किया, तो क्या होगा ना, चार्जेस ना घूमने लगेंगे, फैल जाएगा। समझ रहे हो? आप पानी किसी चीज में डालते हो तो फैल जाता है ना, तो वैसे देखो चार्ज अब यहाँ आ गया, एक चार्ज यहाँ पे आ गया, फैल गया, उसको स्पेस मिल गया, डाइल्यूशन में स्पेस मिल गया। अब बताता हूँ कॉन्सेप्ट। कंडक्टिविटी इज नथिंग, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। समझो, कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। अब देखो एक यूनिट एरिया में, यहाँ आपका मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे समझो कितना चार्जेस आ गया, 1 2 3 4, चार चार्ज आ गया। अब इस पर यूनिट एरिया में देखो सिर्फ एक ही आयंस है ना, पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे 4 आयंस है, यहाँ पे एक आयंस है। डिक्रीज हुआ, डाइल्यूशन जैसे कियो आपका डिक्रीज हो गया। और कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया। जैसे आपने डाइल्यूशन किया आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया। डाइल्यूशन से कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज बट कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, क्यों? कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया। जैसे यही वाला है, पर यूनिट एरिया में यहाँ पे आयंस 4 तो हम लोग को दिख रहा है, 4 आयंस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस पर यूनिट एरिया में आयंस सिर्फ एक ही आयंस है। सो जैसे आप डाइल्यूट करोगे, जैसे यहाँ पे बिना डाइल्यूशन का था, केस 1 जो था हमारा विदाउट डाइल्यूशन था, विदाउट डाइल्यूशन था, और यहाँ पे विद डाइल्यूशन था। जैसे आप डाइल्यूट कियो आपका जो आयंस है वो स्पेसिंग दूर दूर भागने लग गया। सो यूनिट एरिया में आपका एक ही आपको आयंस दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट था गाइस, इसको एक चैप्टर में उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। सो डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, अब तो कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना। द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल टुक प्लेस इन 1855-56, सिद्धू कानू ब्रदर्स सिबलिंग्स। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो ये याद होना चाहिए, करंट का सवाल है। ठीक है, अभी आप याद कर लो कौन है हमारे चेयरमैन। वी नारायण, वी नारायण। ठीक है, इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट सवाल पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट? बहुत 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 मुश्किल सवाल, इसको एग्जाम में स्किप करना ही बेहतर रहेगा। आंसर साल्विन वैली है, सो बस याद कर लेना। बाकी आयर लेक है एडिलेड में। ठीक है, अगर आप क्रिकेट के शौकीन होगे तो आप देखे होगे कि एडिलेड जब मैच होता है ना तो पीछे वो लेक दिखाते हैं और सिद्धू पाजी इसमें कमेंट्री भी करते हैं, आयर लेक। विच कंट्री होस्टेड द कॉप 28 क्लाइमेट समिट इन 2023? कॉप 28, अब तो कॉप 29 आ गया, कॉप 29 अजरबैजान बाकू।
अजरबैजान, ठीक है। बाकू से मेरे को याद आना चाहिए न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड फंड, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड फंड। ये सवाल पूछेगा, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा COP29। COP29 कहाँ पे हुआ था? बाकू में। कॉन्सेप्ट क्लियर? उस वक्त हुआ था यूएई में, COP28 यूएई में हुआ था। अभी COP29 पूछेगा, सो बाकू वेरी इंपॉर्टेंट थीम है। कॉप वगैरह से सवाल पूछता है, यूएनसीसीडी से सवाल पूछता है। सो हमारा एक नया इनिशिएटिव भी आ रहा है गाइस, 5 मिनट सीरीज आ रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट रिकरिंग थीम्स हैं जो बीपीएससी पूछता है, हम 5 मिनट के अंदर वो कवर कर देंगे। सो डू वॉच दैट वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ साइंटिफिक पेलोड्स ऑन आदित्य L1 मिशन फॉर सिस्टम 7 यार, उस टाइम में करंट था। नेक्स्ट सवाल पे आओ। इसमें देखो किसी को कुछ नहीं पता था, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इन अप्रैल 2020 द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू डीडी बिहार। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो एडुकेट करना है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। भाई बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट किस चीज के बारे में होगा? शिक्षा के बारे में होगा, स्कूल्स के बारे में होगा, एजुकेशन के बारे में होगा। ऑप्शन क्या है? कर्षक चौपाल फार्मर्स, फार्मर्स के बारे में क्यों होगा? एजुकेशन वाला है तो। द टेलीकास्ट ऑफ अ कल्चरल प्रोग्राम टू सेव ओल्ड कल्चर क्यों होगा भाई? ये अगर कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, है ना। अब देखो दो ऑप्शन में फंस जाओगे, सी और डू। द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9-10 स्टूडेंट, द टेलीकास्ट फॉर ई कंटेंट फॉर क्लास। अब देखो ये मैंने स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिंग हाउ गुड मार्क्स इन बीपीएससी, कैसे आप 100+ लाओगे, उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताया था कैसे इस टाइप का सवाल को डिसाइफर करोगे। यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन दिखे सेम टाइप का, तो आंसर ये दोनों में से होगा। आप ऐसे भी काट सकते थे। अब यहाँ से मुझे बताओ, एक स्कीम हम ला रहे हैं डीडी बिहार में, तो ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स किसका डेवलप होगा? 5वीं 6ठी क्लास का या 9वीं 10वीं क्लास का? आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड में जल्दी कौन जाने वाला है? 5वीं 6ठी क्लास का, 9वीं 10वीं क्लास का? एग्जैक्टली 9वीं 10वीं क्लास का। उसके पास स्किल्स ज्यादा है, कॉग्निटिव स्किल्स उसका बढ़ गया है, उसने 8-9 में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, 6-7 का नॉलेज ये सब एक्यूमुलेट हो गया है। सो इसीलिए ना डीडी बिहार में ये प्रोग्राम आएगा ताकि उसको और ये कर सके, पढ़ा सके। समझ में आया? तो द आंसर विल बी 9-10। नेक्स्ट सवाल पे आओ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1920। प्रेसिडेंट थे हमारे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। लाल बाल पाल याद आना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स याद आना चाहिए, 1916 याद आना चाहिए। ये सब एक्टिव रिकॉल आपको करना है, आप क्वेश्चन देख के आपको एक्टिव रिकॉल करना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। एज भाई साहब ये बहुत मुश्किल सवाल है। एज अ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेस द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, क्या करता है? देखो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, R इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा इज वेवलेंथ और R इज रिजॉल्विंग पावर। अब कह रहा है एज अ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीज। अगर आप डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हो, डायमीटर इंक्रीज, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो, सो दिस विल आपका डिक्रीज, ये ओवरऑल आपका डिक्रीज कर जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। सो अगर आपका रिजॉल्विंग पावर स्मॉल हो गया, दैट मीन्स आप ज्यादा अच्छे से। अच्छा इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट समझो। रेजोल्यूशन, पहले बात तो जो कैमरा रेजोल्यूशन सुनते हो ना, वो क्या होता है समझो। रेजोल्यूशन क्या होता है? आपका जो कैमरा होता है ना, अलग अलग एरिया से जो लाइट्स आ रहा है उसको कैप्चर करके एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो आप अपने दोस्त का तस्वीर ले रहे हो, तो जितने भी लाइट्स स्कैटर होके वहां पे बन रहा है, वो उसका इमेज बना दे रहा है। जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है, वो इमेज बना दे रहा है, ठीक है। रेजोल्यूशन, कैमरा का रेजोल्यूशन वही करता है, ठीक है। अब जितना कम रेजोल्यूटिंग पावर होगा, ठीक है, वो उतना अच्छे से सेपरेट कर सकता है, सेपरेट कर देगा, ठीक है। समझ में आया? जितना आपका कम रिजोल्विंग पावर होगा, रिजॉल्विंग पावर होगा, उतना इजीली वो डिफरेंशिएट कर देगा, जो सामने पार्टिकल है उसको डिफरेंशिएट कर देगा। यहाँ पे मान लो एक रोज रखा हुआ है, लोटस रखा हुआ है, तो वो रिजॉल्विंग पावर जितना कम होगा वो डिफरेंशिएट कर सकता है। आपको फोटो दिखा देगा कि ये रोज है, ये लोटस है, अब आप डिफरेंशिएट कर दोगे। तो जितना स्पेसिंग कम होगा उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा, रिजॉल्विंग पावर कम होगा, सो आपका क्या हो जाएगा, इजीली वो डिटेक्ट कर लेगा रेजोल्यूशन को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे आपका डिक्रीज कर गया, ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन पावर एज अ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप इंक्रीज, तो रिजॉल्विंग पावर उसका डिक्रीज हो जाएगा और इजीली वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस ये फॉर्मूला लगाना, R इक्वल टू 1.22 पाई बाई डायमीटर, ठीक है। मुश्किल सवाल था यार, इसको स्किप भी कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। 12वीं क्लास का किताब में पढ़ते थे हम लोग इसको। और देखो अभी तक कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे ही सवाल आता था ना, सो टेलीस्कोप पे सवाल आ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा कर रहा है, बट
स्टिल देखो इस टाइप का सवाल नहीं होने वाला है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का, आर्ट्स बैकग्राउंड का, ये सब सवाल वो नहीं कर सकता है। इतना मुश्किल सवाल फॉर्मूला आपने कोई एनसीईआरटी में अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा, 10th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा भी नहीं होगा। और ये भी दिया है एकदम एग्जाम्पलर वाला, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है 12वीं क्लास का, उसमें दिया हुआ है। सो ये सवाल मुश्किल है, इसको स्किप कर सकते हो। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? जो ये तो याद होना चाहिए सबको, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर? ठीक है, कोझिकोडे केरला लिटरेचर कैपिटल है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ठीक है, मधुबनी। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन? ठीक है, प्रोफेशन थोड़ी भाई उसका ये है कि भाई हम यही करना। बेन स्टोक्स यहाँ पे आके बोलेगा कि नहीं मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, वो तो नहीं हो सकता ना। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार? देखो होता क्या है, 1764 का बक्सर का युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है दीवानी राइट्स कि भाई आप लैंड कलेक्ट करो। बट कुछ दिन के बाद 1770 के बाद फमाइन वगैरह आ गया, फिर ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भाई इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो फिर वो क्या करते हैं ना, वो अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाते रेवेन्यू। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाते हैं। अब वो जमींदार को बना देते हैं परपेचुअल लैंडलॉर्ड्स, बोलते हैं कि भाई तुम ही लोग कलेक्ट करो, मेरे बस का बात नहीं है। उन लोग का सिंपल वही है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, तुम लोग कलेक्ट करो, पीजेंट से टैक्सेस कलेक्ट करो और मुझे भेजो। ठीक है, सो परमानेंट सेटलमेंट 1793 याद आना चाहिए, कॉर्नवालिस याद आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आओ। हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। जतिन दास हंगर स्ट्राइक से रिलेटेड है। भगत सिंह से याद सब आ जाना चाहिए, अच्छा सारे याद आ जाना चाहिए, ठीक है। 23 मार्च 1931 याद आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड्स? आंसर इज ग्राफाइट। ठीक है, ये याद होना चाहिए, जो इंजीनियर डायमंड्स होते हैं, जो डायमंड जो बनते हैं, ठीक है। अच्छा डायमंड और ग्राफाइट से आपको याद आ रहा है ना, उस दिन मैंने कराया था पीवाईक्यू में, हेक्सागोनल एरे होता है, यहाँ पे क्या होता है 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायमंड आपका बहुत स्ट्रांग होता है, ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, और इंजीनियर डायमंड अगर बनाना है तो ग्राफाइट यूज करते हो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉक्सनट इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट? फॉक्सनट बोले तो मखाना, मखाना से मेरे को याद आना चाहिए मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी गठन हुआ है, निर्मला सीतारमन ने ये किया है। मखाना बोर्ड, मखाना से मेरे को याद आता है मखाना मैन ऑफ इंडिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। सत्यजीत गुप्ता नाम है इनका, सत्यजीत सिंह नाम है, सॉरी सत्यजीत सिंह, सत्यजीत सिंह, ठीक है। मखाना मैन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। मखाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, बहुत न्यूज में है मखाना, डोंट स्किप इट। मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया बिहार में बना है, और मखाना मैन ऑफ इंडिया सत्यजीत सिंह, ठीक है। बिहार में कहाँ पे होता है? मधुबनी वाले एरिया में। मूविंग ऑन। गुलामगिरी के ऑथर ज्योतिबा फुले जी, ठीक है। दालमेतियन कोस्ट इज, देखो कास्ट टोपोग्राफी, पहले बात तो जानो, कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन जिप्सम वाले एरिया से होता है, ठीक है। और आपके अंडरग्राउंड केव्स हो गया, वहां पे होता है, कोस्टल एरिया वाले में होता है। सो डालमेटियन कोस्ट, कोस्ट आपको दिख गया तो आप मार दो ना फुटहिल्स ऑफ कास्ट। कास्ट टोपोग्राफी वही होता है लाइमस्टोन वाला एरिया, अंडरग्राउंड केव्स वाला एरिया वाला हो गया, वहीं पे उसको कहते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? देखो सेंट्रल बैंक, मनी ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंकर्स लास्ट रिसोर्ट, बैंकर्स फ्रेंड हो गया, सारा चीज वही होता है सेंट्रल बैंक। बैंक फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट देता है, मैनेज द रेपो रेट, रेपो रेट को मैनेज करता है, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सारा चीज आरबीआई का फंक्शन है। मूविंग ऑन। अ नेल इज नेल्ड इनटू द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द सॉइल लेवल, आफ्टर 2 years द नेल विल, देखो कोई एक प्लांट है, ट्री है, थोड़ा सा गलत बन गया ट्राइग्राम, प्लांट समझो ऐसा प्लांट है, ठीक है। लीव्स यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि अगर हम इसके ट्रंक में गड्ढा कर देंगे 1 मीटर का, तो 2 साल के बाद क्या होगा? देखो पेड़ जो बढ़ता है एपिकल पार्ट से बढ़ता है, ट्रंक वाले पार्ट से सिर्फ थिकनेस बढ़ेगा आपका। सो अगर आप इस वाले एरिया में आप सोचोगे कि 2 साल के बाद बढ़ जाए, तो नहीं, ये सिर्फ चौड़ा होगा, फैलेगा। आप घर पे बस लेटे लेटे रहोगे तो आप चौड़े हो गए, आप लंबे तो नहीं होगे ना। लंबे कब होगे? जब आपका एपिकल वाले एरिया में आपका, अगर आपने वो नेल को चुभाया है। अगर आप अपने गर्थ गर्थ वाले एरिया में करोगे तो आप थिकनेस में फैलोगे बस। सो दिस इज आंसर, इट विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। कुंवर सिंह सवाल रिपीटेड थीम है तो ये तो कर लोगे। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेम द मेजर सिटी ऑफ इंडस दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया। देखो लोथल याद है, डोकयार्ड याद आना चाहिए, लोथल से डॉकयार्ड, ठीक है। वहीं से आपका ट्रेड होता था, डॉकयार्ड लोथल गुजरात वाले एरिया में, ठीक है, लोथल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो?
शैडो का प्रोपोगेशन के लिए हमें चाहिए होता है जो लाइट होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइट में, स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए लाइट, सो दैट विल बी रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन मैंने पीवाईक्यू पार्ट 1 वाले सीरीज में पूरा करा दिया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सारा चीज मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसके अलावा वन शॉट सीरीज आने वाला है जिसमें ऑप्टिक्स, ठीक है, फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स है सारे चीज कवर हो जाएंगे वो चीज में। ठीक है। मूविंग ऑन। Who was the president of India at the Indian National Congress of Gaya session 1922? Very important. चित्तरंजन दास। 1922 1923 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज दल आपको याद आना चाहिए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आपको याद आना चाहिए। एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई कौन कौन से कंट्री ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने किया है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लिवर कंटेन्स व्हाट? लिवर देखो, लिवर कंटेन्स क्या करता है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन को करता है, फैट सोल्यूबल में ए और डी को करता है। और अगर देखा जाए वाटर सोल्यूबल में, तो वाटर सोल्यूबल में B12 को करता है और बाकी बी को नहीं करता है। सो ऑप्शन ए बी सी, बी को, सारा बी को नहीं करता है यार, तो वो नहीं जाएगा, नन ऑफ द अबव। सिर्फ लिवर देखो, फैट विटामिन ए को करता है लिवर, वो तो बहुत बहुत करता है। विटामिन डी को करता है, उतना नहीं करता जितना विटामिन ए को करता है। इसके अलावा अगर वाटर सोल्यूबल में देखा जाओगे तो विटामिन B12 को करता है, बाकी विटामिन को नहीं करता है। ठीक है। मूविंग ऑन। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ मिनरल्स? ओडिशा। ओडिशा से मो ओडिशा याद आना चाहिए। ठीक है। ओडिशा से नवीन पटनायक याद आना चाहिए। नवीन पटनायक को रिप्लेस किया मांझी साहब। मांझी साहब का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहां से कंस्टिट्यूएंसी लड़े थे? क्योंझार। ऐसे याद करो गाइस। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है। मिनिमम एज फॉर एमपी लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट इज 25, 30, 35। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? देखो मैग्नेटिक फील्ड से उस वक्त भी सवाल आया था, पहला पार्ट जब डिस्कस किए थे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आया था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आईबीएल याद आ रहा है? आईबीएल, ये सब जो पढ़े हो पिछले क्लास, नहीं पढ़े हो तो रिवाइज करो जाके अभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल पूछ रहा है। आंसर इज टेस्ला। अब तो टेस्ला ऐसा भी हो रहा है, कहाँ पे लिखा गया ये बताना मुझे, जहाँ पे बहुत विवाद चल रहा है अभी हिंदी को लेके। ठीक है। द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है यार, क्या नारायण शाह, इसका पता नहीं आंसर क्या था, एक बार चेक कर लेना इसका आंसर, फैक्चुअल सवाल है एकदम, नो आइडिया। मैं अभी यार रियल टाइम पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। सो amid the distributaries of which of the river is situated? डीवी आइलैंड। डीवी आइलैंड कृष्णा नदी पे सिचुएटेड है। ठीक है। डीवी आइलैंड, ये पीवाई क्यू आ चुका है ना, यूपी पीसीएस में इस सवाल आया था। डीवी आइलैंड मतलब मैच द फॉलोइंग पे कुछ था, तो डीवी आइलैंड था। तो ये बोल रहा हूँ पीवाई क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, व्हाट्सओएवर अभी जितना भी लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं उसका भी कंपाइलेशन ले आऊंगा, बी एट हिमाचल प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, सारे का एक ले आऊंगा कंपाइलेशन, जो भी इंपॉर्टेंट रेकरिंग थीम चल रहा है। फिर अभी कैप अप होने वाला है ना, यूपीएससी के जो सवाल आए वो डिस्कस कर लेंगे अपन। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ, लास्ट 10 सवाल है, 1 घंटा लग जाएगा। खैर कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? बताओ। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है भाई? फिस्कल, मॉनेटरी, मॉनेटरी कौन करता है? आरबीआई करता है। फिस्कल कौन करता है? सरकार करती है, जिसको आप इलेक्ट करके लाते हो। ठीक है। सो टैक्सेस करता है सरकार, सरकार टैक्स बढ़ा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, बाकी क्रेडिट सीलिंग, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, रिजर्व बैंक। ठीक है। मूविंग ऑन। स्टीम मीथेन फॉर रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन व्हाट? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना पड़ेगा, देखो। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट पेज में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक क्या होता है? पहले तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारा फॉर्म होता है, दैट इज फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ये वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या होता है, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। और कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? किसका होता है? सोलर का हो गया, विंड का हो गया, जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी हो उससे होता है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। व्हाट इज ब्राउन हाइड्रोजन? ब्राउन हाइड्रोजन हमारा होता है, ब्राउन हाइड्रोजन हम लोग को मिलता है कोल गैसिफिकेशन से, फॉसिल फ्यूल से बेसिकली। ठीक है। सो थोड़ा डेंजरस है, CO2 ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होता है और हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है ये। फिर आता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन, ये भी खतरा है,
ये भी फॉसिल फ्यूल से होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है, ठीक है। मीथेन फॉर्मेशन होता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन फॉर्मेशन, ठीक है। सवाल क्या था? ग्रीन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक्स यूज टू ऑब्टेन स्टीम मीथेन होता है ग्रे हाइड्रोजन से। इसका रिएक्शन बता देता हूँ, देखो क्या होता है। CH4 प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, H2O ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और H2 निकलेगा बाहर। बैलेंस करो, रिएक्शन 4 है 6, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 बराबर, ठीक है। अब CO को अब रिएक्ट करो वापस से पानी के साथ, तो बन जाएगा CO2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, बस यही हमारा ग्रे हाइड्रोजन। तो किससे बनता है ये? स्टीम मीथेन। मीथेन दिख गया ना यहाँ पे, स्टीम मीथेन, स्टीम मीथेन है यहाँ पे, ये रहा हमारा, कहाँ गया मीथेन, स्टीम मीथेन को रिएक्ट करा दियो तो क्या बन गया हमारा? ग्रे हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये इसको स्किप कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल सवाल है, ट्रिकी सवाल है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन 280, तुरंत याद आना चाहिए, क्या फंक्शन है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बच्चों वाला सवाल है, लप्पू सवाल है, सब गलत नहीं करना है। हु डिस्क्राइब द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट? बच्चों का सवाल है यार, BD सावरकर। सी इज द ब्रदर ऑफ, इसको तो कर जाओगे आप। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ए बी सी आर 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट, -1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स वुड बी। अब देखो, जितना ज्यादा नेगेटिव होता है ना, उतना आपका रिड्यूसिंग पावर होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? -3 वोल्ट। आंसर क्या होगा? बी। फिर उसके बाद सी, BCA। जितना नेगेटिव आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है। वापस बता दो, जितना ज्यादा नेगेटिव, जितना क्या होता है यार, जितना होता है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। सो -3 वोल्ट का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, फिर सी का, फिर हमारा ए का। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट सवाल पे आओ। इंडियन एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। मद्रास महाजन सभा, मद्रास नाम से थोड़ा लगना चाहिए। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी। पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस रनाडे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Compared to burn due to air at 100 degree centigrade, the burn due to steam at 100 degree centigrade is more dangerous or less dangerous? समझो भाई, ज्यादा स्टीम अगर कभी देखे होगे, जो स्किन बर्न होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होता है? जब जब भाप, जब आपका बॉडी में, आपका नहीं, किसी के बॉडी में जाता है, उससे सबसे ज्यादा बर्न होता है। क्यों? देखो क्या होता है ना, स्टीम जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है ना, जब स्किन के कांटेक्ट में आता है, स्किन के कांटेक्ट में जब आता है ना, तो स्टीम वापस ना कंडेंसेशन करना चाहता है। मतलब ये वाला स्टेट से लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने जाता है। अब कोई भी स्टेट में जब कन्वर्जन होता है ना, तो बहुत ज्यादा हीट निकलता है। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, बहुत जोर से हीट निकलता है और यही हीट हमारे बॉडी में फैल जाता है और पूरा जल जाता है वो एरिया, ठीक है। सो इसीलिए मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि कंडेंसेशन होता है। लिक्विड चाहता है कि जो गैसीय स्टेट है वापस चाहता है कि कंडेंसेट होकर लिक्विड बन जाए, और इसके एवज में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। सो यही कारण है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। 149 तो यार रीजनिंग है, कर लोगे। When was the पटना कॉलेज established? 1863। इस बार सवाल भी आया था वेस्टर्न कॉलेज, वेस्टर्न एजुकेशन पे मेंस में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इससे एक सवाल पूछता है, पटना कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज हो गया, है ना, लाला लाजपत राय कॉलेज हो गया, लंगट सिंह कॉलेज हो गया, ये सारा सवाल पूछता है, ठीक है। बिहार विद्यापीठ हो गया, ये सब सवाल पूछता है। सो ये सब सवाल कर लेना। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 70th BPSC टोटल। जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर वाला भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, और 4 जनवरी का भी कंप्लीट कर लिया है। दिस 300 क्वेश्चंस बहुत अच्छे वे में डिटेल्ड सोल्यूशन हम लोग ने किया है। इसके इर्द गिर्द जितना भी टॉपिक्स है सारा कवर हो गया है। सो इसको बार बार देखो, रिवाइज करो, इससे नोट्स बनाओ, PYQ को बाइबल रखो, हर दिन PYQ फॉलो करो, हर दिन पढ़ो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 69 BPSC पे, फिर 68 BPSC पे, इसके बाद अगर टाइम परमिट 67 66 भी ले आऊंगा। तब तक के लिए जस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज। और इसके अलावा करंट अफेयर्स सॉर्टेड है गाइस। करंट अफेयर्स के लिए आप आराम से रिलाई करो, जो मैंने कल वीडियो बनाया जून करंट अफेयर्स, उससे पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके अलावा 5 मिनट सीरीज आने वाला है, 5 मिनट सीरीज आपने देखना है पूरा। इससे
और अगर टाइम परमिट्स बिहार स्पेशल का वन शॉट सीरीज आएगा, इसके अलावा वन शॉट सीरीज आएगा साइंस का। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट स्टडी हार्ड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हस्ता ला विस्ता, बाय।